जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर जमशेद। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम एम डी कैट बायोलॉजी का यूनिट डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन। इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है कंसेप्ट के हवाले से। कोशिश कीजिएगा कि बेटे से हर तरीके से अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और इसके जो एम डी कैट एम सी क्यूज़ हैं पास्ट पेपर के, वो लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। देखिए बेटा, रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड मेंटेन अ स्पीशी। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें जो पेरेंट्स हैं अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स, अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स से मिलती जुलती आइडेंटिकल होते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू अपनी स्पीशी को क्या करते हैं बेटा, मेंटेन करते हैं। रिप्रोडक्शन के बेटा बिना स्पीशी या पॉपुलेशन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, बल्कि सर्वाइवल होता ही नहीं है। क्लियर है बेटा ये बात? अब देखिए बेटा, इस डायग्राम में आपके पास दिस इज अ फीमेल पेरेंट मदर है जो थ्रू द म्योसिस, ठीक है, एग की फॉर्मेशन करवाती है। एंड दिस इज अ फादर मेल पेरेंट है जो थ्रू द म्योसिस स्पर्म बनाएगा। एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डिवेलप होकर क्या बना लेगा, एक न्यू ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन है ये किसके थ्रू है बेटा? दिस इज थ्रू द रिप्रोडक्शन। अब देखिए, कुछ एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कुछ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। हमने रिप्रोडक्शन डिस्कस करनी है ह्यूमन में, और ह्यूमन में हमारे पास कौन सी रिप्रोडक्शन है बेटा? दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो मेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। में फीमेल पेरेंट बेटा वो जेनेसिस करवाती है, और जो मेल पेरेंट है क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे आगे फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा और न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इंडिविजुअल जो है, एक जो इंडिविजुअल है, ही कैन सर्वाइव विदाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं भी करवाता तो वो खुद को सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना बेटा जिंदगी पॉसिबल है, वो अपनी लाइफ स्पैन को स्पेंड कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा किसी स्पीशी या पॉपुलेशन की, तो याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास स्पीशी या पॉपुलेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द रिप्रोडक्शन। अगर बेटा एक स्पीशी या पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन नहीं करवाती, एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करवा रहे, तो जब उनकी डेथ हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो बेटा नेक्स्ट पॉपुलेशन भी नहीं बनेगी। तो इससे पॉपुलेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे जैसे पॉपुलेशन या स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो मरते जाएंगे, उनकी डेथ होती जाएगी, वो आगे इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं करवा रहे, रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो अगली जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन या स्पीशी का जो सर्वाइवल है बिल्कुल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा कि इंडिविजुअल कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन, बट स्पीशी या पॉपुलेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द रिप्रोडक्शन। चलें जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो मेन फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, वो सीमन को प्रोड्यूस करवाना, मेंटेन करना और ट्रांसपोर्ट करना। अब सीमन क्या बेटा? दिस इज द एक्चुअली मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड। देखिए, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जस्ट लाइक दैट सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। अब देखिए, जब ये अपनी सेक्रेशंस को डाल देते हैं बेटा स्पर्म के साथ, तो वो जो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है स्पर्म और फ्लूइड का, उसे आप नाम देते हैं सीमन। क्लियर बेटा? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है स्पर्म की प्रोडक्शन करवाना, उसको मेंटेन करना और ट्रांसपोर्ट करवाना। नेक्स्ट जो काम है बेटा उस सीमन को, जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है, उसको डिपॉजिट या डिस्चार्ज करना किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो पीनस बेटा हमारे पास ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या करते हैं? सीमन की डेपोजिशन करवाते हैं इनटू द वेजाइना, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते हैं बेटा? मेंटेन करते हैं। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स हैं, और तीसरा बेटा आपके पास है एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? देखिए, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके पास स्क्रोटम है, मेल गुनेड्स जिन्हें टेस्टीज कहते हैं, पेयर ऑफ गुनेड्स मतलब दो टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। फिर बेटा आपके पास पीनस है, और फिर बेटा यूरिथ्रा इनसाइड द पीनस। तो स्क्रोटम बेटा स्किन पाउच है जिसके अंदर ये गुनेड्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो स्क्रोटम, टेस्टीज, पेनिस और यूरिथ्रा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, ये सब मिलकर किसको बनाते हैं बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बनाते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी होते हैं बेटा? जो टेस्टीज के बहर हों,
ठीक है, उन्हें कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। अब देखिए बेटा, हमारे पास टेस्टिस के बाहर जो पहली डक्ट होती है दैट इज एपिडिडमिस। एपिडिडमिस वो स्ट्रक्चर है बेटा जिसमें टेम्परेरी तौर पर स्पर्म्स जो हैं आकर स्टोर होते हैं और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, या यूं कह लें मेच्योर होते हैं। तो मेच्योरिटी ऑफ स्पर्म इज डन इन द एपिडिडमिस, ये याद रखें। फिर बेटा एपिडिडमिस के बाद मेन स्पर्मेटिक डक्ट आती है जिसे वेज डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस का नाम देते हैं। फिर इजैकुलेटरी डक्ट आती है। अब इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है आगे मैं डायग्राम में भी बताऊंगा कि जब बेटा वेज डेफरेंस सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की डक्ट के साथ मिलता है तो जो रिजल्टिंग डक्ट बनेगी दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट में हमारे पास वेज डेफरेंस की डक्ट है और क्या बेटा सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की डक्ट है, दोनों मिलती हैं डक्ट्स तो इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। और लास्ट में बेटा हमारे पास यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा कहाँ से आ रहे होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे ही एंड होता है और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड स्टार्ट होता है तो एट द जंक्शन ऑफ, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा, ठीक है, हमारे पास बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा। तो याद रखें बेटा कि इजैकुलेटरी डक्ट्स दोनों कहाँ आकर ड्रेन होती है? बेटा यूरिथ्रा में ड्रेन होती हैं। और यूरिथ्रा बेटा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को भी कैरी करता है और बेटा हमारे पास टेस्टिस से जो हमारे पास स्पर्म्स आ रहे होते हैं उनको भी कैरी करता है। तो इसलिए बेटा यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम भी देते हैं क्योंकि ये स्पर्म भी लेकर आ रहे हैं और यूरिन को लेकर भी आ रहे हैं। क्लियर है बेटा ये बात? नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, तीन तरह के ग्लैंड्स हैं बेटा। सेमिनल वेजिकल ग्लैंड्स हैं, ये भी दो होते हैं, पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा। प्रोस्टेट ग्लैंड याद रखें अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। कुछ बुक्स के अंदर इसके लोब्यूल्स बताते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत सारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, लेकिन आपने याद रखना है बेटा दिस इज अ सिंगल अनपेयर्ड ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर बेटा प्रोस्टेट के बाद कौन सा? दिस इज बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड का नाम भी देते हैं और ये भी बेटा हमारे पास जस्ट लाइक सेमिनल वेजिकल ग्लैंड पेयर की शक्ल में होते हैं, दो बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम आप अच्छे से देखें, इसको समझें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। डियर स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले देखें ये टेस्टीज, देखें ये हमारे पास टेस्टीज प्रेजेंट है। अब जो टेस्टीज है बेटा एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है और ये इनक्लोज किसके अंदर होती है बेटा? ये एक स्किन सैक पाउच के अंदर इनक्लोज होती है जिसे आप क्या नाम देते हैं बेटा? दैट इज नोन एज सक्रोटम। तो इस तरह देखिए दिस इज सक्रोटम। तो इस स्क्रोटम के अंदर बेटा ये हमारे पास क्या होती है? इनक्लोज्ड होती हैं, ठीक है। तो स्क्रोटम क्या? दिस इज द स्किन सैक या पाउच है, ठीक है, स्किन का, जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होती हैं। अब देखिए टेस्टिस के अंदर क्या होती है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए बेटा हमारे पास जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 35। और आपका कोर बॉडी टेम्परेचर कितना है? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखें अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस होते तो वहां तो टेम्परेचर 37 मिलता, लेकिन इन्हें कितना चाहिए स्पर्म बनाने के लिए? 35। इसलिए बेटा हमारे पास टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। समझ आ गई बेटा ये बात कि टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होनी होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर होता है एज कम्पेयर टू द कोर बॉडी टेम्परेचर। अब टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे तो कहाँ जाएंगे बेटा? ये एपिडिडमस में चले जाएंगे, ठीक है। एपिडिडमस से स्पर्म कहाँ चले जाएंगे बेटा? ये जो मेन डक्ट है दैट इज नोन एज वेज डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस, ठीक है। ये मेन स्पर्म जो डक्ट है बेटा इसके अंदर एपिडिडमस से स्पर्म चले जाएंगे। फिर बेटा हमारे पास देखें ये बेटा स्पर्मेटिक डक्ट या वेज डेफरेंस जा रही है, स्पर्म डक्ट जा रही है। अब जैसे जा रही है जा रही है जा रही है, देखें यहाँ पर ऊपर क्या मौजूद है? दिस इज अ सेमिनल वेजिकल ग्लैंड। देखिए दो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है, एक ये सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है राइट साइड से और दूसरा हमारे पास लेफ्ट साइड से सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है। तो मतलब दो तरह के ग्लैंड है, राइट एंड लेफ्ट सेमिनल वेजिकल ग्लैंड। तो बेटा देखिए हमारे पास जब वेज डेफरेंस सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की डक्ट के साथ मिलती है तो ये जो डक्ट बनती है बेटा यहाँ से और यहाँ से, देखें दो डक्ट्स के मिलने से ये जो दो डक्ट्स बनती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये शॉर्ट डक्ट बनती है कब बेटा? जब वेज डेफरेंस और सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की डक्ट आपस में कंबाइन होंगी तो ये जो दो शॉर्ट डक्ट्स बनेंगी इन्हें क्या नाम देंगे? दीज आर नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट्स। अब इजैकुलेटरी डक्ट्स आगे जाकर कहाँ ड्रेन होती है? यूरिथ्रा में। देखिए यूरिनरी ब्लैडर होते हैं यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन लेकर कौन आ रहा होता है बेटा? यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा बेटा जब ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में से गुजरता है तो यहाँ से क्या आती है बेटा? यहाँ से बेटा क्या आएंगी? यहाँ से आएंगे इजैकुलेटरी डक्ट जो इसको ज्वाइन करेंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनते हैं? जब वेज डेफरेंस और सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की क्या मिलती है बेटा? डक्ट्स। देखिए ये सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की डक्ट आ रही है और ये कहाँ से आ रही है? वेज डेफरेंस की डक्ट आ रही है। जब मिलेंगी तो ये जो शॉर्ट आपके पास डक्ट बनेगी, इस शॉर्ट डक्ट को आप क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। और दोनों जो इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं ये कहाँ आकर मिल रही हैं बेटा? ये आपस में ज्वाइन होकर किस में ड्रेन होती है? इनटू द यूरिथ्रा। और बेटा जहाँ जहाँ देखें यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट्स आपस में मिल रही हैं तो बिल्कुल उसके नीचे क्या मौजूद है बेटा? दिस इज अ बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। समझ आ गई बेटा इस बात की? तो देखिए बेटा हमारे पास ये सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है,
ठीक है, बिल्कुल बेटा यूरिथ्रा के अपर पोर्शन में और ब्लैडर के बिल्कुल नीचे। ये वाला कौन सा ग्लैंड था? दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड भी दो हैं, और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पेड़ की शक्ल में, ये भी देखें, एक ये है और दूसरा बेटा आपके पास ये है, ये भी दो हैं। क्लियर है बेटा? तो ये तीन ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है, ये वाले सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये और ये बेटा आपके पास सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, और नीचे क्या मौजूद है? बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब यूरिथ्रा बेटा देखें किस में प्रेजेंट है? पीनस में। दिस इज अ पीनस। पीनस का ये जो पार्ट होता है एंड वाला, ये थोड़ा सेंसरी होता है, सेंसिटिव होता है, इसे कहते हैं ग्लास पीनस। और ये यूरिथ्रा की बाहर की ओपनिंग है, जिसे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस कहते हैं। क्लियर की बेटा ये बात? और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये वाला, इसे कहते हैं क्रस पीनस। दिस इज क्रस पीनस। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस इज, ये वाला जो पार्ट है, इसे आप क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज कॉर्पस कैवर्नोसम। तो बेटा हमारे पास जो ये वाला पार्ट होगा, इसे बल्ब का नाम देते हैं, दिस इज नोन इज बल्ब। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो स्पीनस है, इसके अंदर हमारे पास दिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। पीनस का काम होता है बेटा एक तो इंटरकोर्स करवाना, वेजाइना में इंटर होता है, ठीक है, और ये क्या करवाते हैं? सीमन को डिपॉजिट करवाते हैं टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो दिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसके अंदर 3 सिलेंडर्स होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के। जब इसके अंदर ब्लड फिल होता है बेटा, तो ब्लड की फिलिंग से ये क्या हो जाते हैं? इरेक्टाइल हो जाते हैं, इसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए दोबारा से इसको डायग्राम अब देखें, इससे आपको और वाजी हो जाएगी डायग्राम। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। चलें, तो हमने कहा था ये क्या है बेटा आपके पास? दीज आर द टेस्टीज। ये आपके पास टेस्टीज हैं। टेस्टीज के अंदर हमने क्या क्या होती है बेटा? हमारे पास कुछ लोब्यूल्स होते हैं। देखिए ये आपको लोब्यूल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, दिस इज द लोब्यूल, दिस इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल, दिस इज लोब्यूल। ठीक है, लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का। और इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? स्पर्म की। तो स्पर्म कहाँ बन रहे? टेस्टीज में। फिर बेटा टेस्टिस से कहाँ आ जाएंगे बेटा? ये एपिडिडमस में आ जाएंगे। एपिडिडमस से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? डक्टस डेफरेंस या वेस डेफरेंस या मीन स्पर्मेटिक डक्ट के अंदर। और फिर वहां से बेटा होते हुए देखें, जब ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और जो हमारे पास डक्टस डेफरेंस या वेस डेफरेंस की डक्ट्स जब आपस में मिलती है, तो हमने क्या क्या बनता है बेटा? हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। और इजैकुलेटरी डक्ट आपस में बेटा हमारे पास ज्वाइन होकर, ठीक है, कहाँ ड्रेन हो जाती है बेटा? ये ड्रेन हो जाती है इनटू द यूरिथ्रा। ठीक है, और अपर पोर्शन ऑफ यूरिथ्रा में कौन सा ग्लैंड था बेटा? देखें, दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या मौजूद है बेटा? दिस इज अ बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये हमने कहा था दिस इज नोन एज बल्ब। ये क्या था बेटा? क्रस पीनस था, दैट इज कॉर्पस कैवर्नोसम। और ये बेटा हमारे पास पीनस के अंदर क्या मौजूद है? दिस इज यूरिथ्रा, और ये उसका ग्लांस ऑफ पीनस है। ठीक है, और ये बेटा जो ओपनिंग है, दिस इज एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस। क्लियर होगी बेटा ये बात? दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए बेटा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन लेंगे, टेस्टिस को काट कर देखेंगे, तो देखें टेस्टिस लोकेटेड किस में थे? स्क्रोटम के अंदर। अब देखेंगे तो टेस्टिस के अंदर 2 लेयर्स नजर आएंगी। एक बेटा आपके पास होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। आउटर मोस्ट जो लेयर है बेटा टेस्टिस की, दिस इज ट्यूनिका वेजिनैलिस। और जो अंदर वाली होती है बेटा, दिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ट्यूनिका एल्बोजीनिया। तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट है बेटा, दैट इज देखें आउटर मोस्ट जो सैक है, दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम को हम निकाल दें तो फिर बेटा इसके अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर नजर आएगी टेस्टिस के अंदर, तो वो कौन सी होगी बेटा? दैट इज ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस। और बेटा इनर हमारे पास जो नजर आएगी ट्यूनिका वेजिनैलिस की इनर साइड पर, तो इस इनर साइड को आप क्या नाम देंगे बेटा? दिस विल बी नोन एज ट्यूनिका एल्बोजीनिया। तो एक आपके पास ट्यूनिका वेजिनैलिस है, दूसरा हमारे पास है ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ट्यूनिका कहते हैं लेयर को। अब जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है बेटा, कौन बनाते हैं? प्रोसेस वेजिनैलिस। प्रोसेस वेजिनैलिस बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कहाँ से ये ट्यूनिका वेजिनैलिस बनेगा, तो आप कहेंगे प्रोसेस वेजिनैलिस से। अब ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर मोस्ट लेयर और अंदर वाली कौन सा? ट्यूनिका एल्बोजीनिया है। अब ट्यूनिका वेजिनैलिस की 2 लेयर्स हैं, एक तो है प्राइटल आउटर मोस्ट, एक होती है विजरल जो किसके साथ अटैच होती है बेटा? देखें ये आउटर मोस्ट जो है हमारे पास, दिस इज प्राइटल, और ये जो अंदर वाली बेटा है, दिस इज नोन एज विजरल। विजरल हमेशा अटैच होती है किसके साथ? ट्यूनिका एल्बोजीनिया के साथ। ठीक है, तो पैरिटल प्राइटल जो लेयर है ट्यूनिका वेजिनैलिस की, वो बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ विजरल लेयर है, दैट इज अटैच्ड विद ट्यूनिका एल्बोजीनिया। तो विजरल और प्राइटल के दरमियान जो स्पेस है बेटे, इसे आप क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज कैविटी। दिस इज नोन एज कैविटी। और अगर इसके अंदर फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाए, तो टेस्टिस स्वेल हो जाते हैं बेटे, इसे कहते हैं हाइड्रोसील। क्लियर है बेटे ये बात? तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वेजिनैलिस है। इनर मोस्ट ट्यूनिका एल्बोजीनिया है। ट्यूनिका वेजिनैलिस की 2 लेयर्स हैं, बाहर वाली प्राइटल और अंदर वाली विजरल, और इन दोनों के दरमियान क्या बेटा? कैविटी। अब ट्यूनिका एल्बोजीनिया को देखें अंदर की तरफ, अब टेस्टिस को देखेंगे तो टेस्टिस डिवाइडेड है बहुत सारे किसके अंदर बेटा? इन लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, टेस्टिस आर डिवाइडेड इनटू द लोब्यूल्स।
इन लोब्यूल्स को आप क्या नाम देते हैं बेटा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। और एक टेस्टिस के अंदर ऑलमोस्ट 250 से लेकर 350 लोब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 250 से 300 या 350 लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और हर लोब्यूल के अंदर आपको ये देखें, ये सेमिनेफ्रस, ये क्वाइल ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं। इन्हें आप नाम देते हैं हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स या सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का। तो हर एक लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होंगी? एक से लेकर चार। और देखें ये सारी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर किस में ड्रेन होती है बेटा? स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर ड्रेन होती हैं। ठीक है, अब देखें सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे। ठीक है, इनके ल्यूमेन से स्पर्म होते हुए कहाँ जाएंगे? ये चले जाएंगे किसके अंदर बेटा? रेटी टेस्टिस के अंदर। ठीक है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में बनेंगे। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद देखें ये हमारे पास टेस्टिस के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इससे आप क्या नाम दे रहे हैं बेटा? दिस इज नोन एज रेटी टेस्टिस। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास दिस इज द रेटी टेस्टिस। ठीक है, और ये उसका मीडियास्टिनम होता है। तो हमारे पास आपने याद रखना है कि सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के बाद हमारे पास स्पर्म्स कहाँ जाएंगे? रेटी टेस्टिस के अंदर। और रेटी टेस्टिस से बेटा आगे स्पर्म जो बाहर जाएंगे एपिडिडमिस की तरफ, तो किसके थ्रू जाएंगे? ये इफ्रन डक्ट्यूल्स या वेजा एफ्रेंशिया के थ्रू जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि स्पर्म कहाँ जाएंगे? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में बनेंगे, फिर बेटा रेटी टेस्टिस में, फिर इफ्रन डक्ट्यूल्स या वेजा एफ्रेंशिया के थ्रू कहाँ जाएंगे? ये एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के तीन पार्ट्स होते हैं। हेड होता है इसका, इसकी बॉडी होती है, और इसकी क्या है बेटा? टेल। तो एपिडिडमिस के अंदर स्पर्मेटोजुआ बेटा मूव करेंगे, यहाँ टेम्परेरी तौर पर स्टोर होंगे, मैच्योर होंगे। और फिर बेटा जब इजैकुलेशन होगी तो एपिडिडमिस से मूव करते हुए किसके चले जाएंगे? डक्टस डेफरेंस या वेज डेफरेंस में। और आगे फिर आपको पता है इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा और पेनिस। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो हमारे पास आपने देखा कि दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, के टेस्टिस के अंदर बहुत सारी लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स के अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं बेटा? हमारे पास स्पर्म्स बना रहे हैं। और जो स्पर्म्स है बेटा वो कहाँ मूव करते हैं? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से जाएंगे रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से इफ्रन डक्ट्यूल्स, और इफ्रन डक्ट्यूल्स से एपिडिडमस। क्वेश्चन ये आता है बेटा कि स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म्स आर मूव्ड आउट ऑफ द टेस्टिस थ्रू। टेस्टिस से बाहर किसके थ्रू जाते हैं? टेस्टिस से बाहर कहाँ जाने? एपिडिडमस में। और एपिडिडमस में कौन लेकर जा रहे हैं बेटा? दिस इज द इफ्रन डक्ट्यूल्स और वेजा एफ्रेंशिया। तो बेटा अगर वो पूछते हैं बेटा कि टेस्टिस से स्पर्म बाहर कैसे जाएंगे, तो आप बताएंगे इफ्रन डक्ट्यूल्स के थ्रू जाएंगे। अब अगर आप देखें हमारे पास जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है, देखें सपोज वन दैट दिस इज अ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। ये आपके पास एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इसी तरह की बेटा हमारे पास दूसरी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल ये प्रेजेंट होगी लोब्यूल के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेते हैं एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल का, तो आपको कैसे नजर आएगा इसका ल्यूमेन? अब देखिए ये तो हमारे पास उसका ल्यूमेन हो गया जिसके अंदर स्पर्म बनकर आ रहे हैं। ठीक है, सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, और ये बनकर ल्यूमेन के अंदर स्पर्म आ रहे हैं। तो ये बेटा देखिए बाहर की तरफ क्या होता है? बेसल लैमिना होते हैं। बेसल लैमिना के अंदर बेसल लैमिना के ऊपर हमारे पास सेल्स रेस्ट कर रहे होते हैं। दो तरह के सेल्स आपको को नजर आते हैं इन द वॉल ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल की जो वॉल, इसमें दो तरह के सेल्स हैं। हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे। और देखिए बहुत सारे ये भी स्पर्मेटोगोनियम है। दीज आर आल्सो स्पर्मेटोगोनियम, या इसे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स का नाम भी दे देते हैं, जो आगे बेटा रिपीटेड डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनियम को बनाते हैं। तो दीज आर आल्सो स्पर्मेटोगोनियम। इनके दरमियान में आपको ये बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं। ये जो बड़े सेल्स हैं बेटा इनका नाम क्या? दीज आर नोन एज सल्टोली सेल्स। दीज आर नोन एज सल्टोली सेल्स। तो देखिए बेटा हमारे पास जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिपीटेड डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं, और स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बन रहे हैं जो कि ल्यूमेन में आए हैं। और ल्यूमेन से बेटा, ल्यूमेन ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जाएंगे? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से एफ्रन डक्ट्यूल्स, और फिर एपिडिडमस। अब ये देखें ये जो सल्टोली सेल्स है इनका काम क्या है? सल्टोली सेल्स बेटा लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। जिसका एक तो काम ये है बेटा कि जब स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पर जिनकी जो नरिशमेंट है, जो इनकी न्यूट्रिशन है या जो नर्सिंग है, वो कौन करवाता है? वो फ्लूइड करवाता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सल्टोली सेल। तो एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे बेटा टू द स्पर्म दैट आर प्रेजेंट इन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, और दूसरा बेटा सल्टोली सेल्स उस फ्लूइड के थ्रू प्रोटेक्शन दे रहे हैं बेटा स्पर्म को, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये काम बेटा सल्टोली सेल्स का। क्लियर है बेटा? आगे हार्मोनल कंट्रोल के अंदर हम मजीद इसका काम पढ़ेंगे कि सर्टोली सेल्स कैसे काम करते हैं। दूसरी बात आप ये याद रखें बेटा कि हमारे पास ये जो एक सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी, इनके दरमियान में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को आप क्या नाम देते हैं? ठीक है, बिटवीन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल जो सेल्स हैं इनका नाम बेटा लीडिंग सेल्स, दीज आर नोन एज ये एक ये बेटा सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है, दूसरी बेटा हमारे पास इस तरह से ये प्रेजेंट होगी। तो बेटा हर दो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के दरमियान ये जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, दीज सेल्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स और द लीडिंग सेल्स। तो देखिए सल्टोली सेल्स प्रेजेंट है इन द वॉल ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, इसकी वॉल के अंदर प्रेजेंट है। ये देखें ये हमारे पास सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल की वॉल है, दिस इज सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल वॉल। और इन द वॉल ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल आपको क्या नजर आ रहे हैं बेटा? सल्टोली सेल्स। लेकिन जो लेटिंग सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये बिटवीन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स।
दो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की वॉल के दरमियान में आपको लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स नजर आएंगे। क्लियर है बेटे ये बात? चलें जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगी? अभी हमने बात की सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की वॉल में मौजूद जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिपीटेड डिवीजन करके क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनियम। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बन जाएंगे। स्पर्मेटोगोनियम क्या करवाएगा? माइटोसिस। माइटोसिस करवाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोगोनियम से बेटा क्या बन जाएगा? दिस इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्यूसिस वन करेगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। अब देखिए स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड था, माइटोसिस करवाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, वो भी डिप्लॉइड है। लेकिन जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा क्या करवाता है? म्यूसिस वन करवाता है, क्योंकि म्यूसिस वन रिडक्शन फेज होती है, तो डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा बेटे? ये हैप्लॉइड, तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखें म्यूसिस वन के बाद क्या होनी है? म्यूसिस टू होनी है, दैट इज जस्ट लाइक द मेटोसिस। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ठीक है डिवाइड हो जाएगा दो स्पर्मेटिड्स के अंदर। तो देखें ये बेटा हमारे पास डिवाइड हुआ दो स्पर्मेटिड्स के अंदर, दो स्पर्मेटिड्स बन गए। ये भी डिवाइड होगा बेटा किसके अंदर? दो स्पर्मेटिड्स के अंदर, तो ये भी दो ठीक है दो स्पर्मेटिड बनाएगा। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे दो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएंगे? चार स्पर्मेटिड्स। अभी तक देखें हमारे पास जो स्पर्मेटिड्स हैं ये हमारे पास इमेच्योर हैं, ठीक है, ये नॉन मोटाइल है, राउंड है। अब इनकी क्या होनी है? डिफरेंशिएशन। अब इनकी क्या होनी बेटा? डिफरेंशिएशन होनी स्पर्मेटिड्स की, तो क्या बन जाएंगे? ये मोटाइल स्पर्म्स बन जाएंगे, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, स्पर्मेटोजोन्स बन जाएंगे। तो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना, दैट इज डिफरेंशिएशन, कि स्पर्म्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म की रिडक्शन होती है, ठीक है, फ्लैजेलम अटैच होता है, तो ये मोटाइल स्पर्म बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए एक वर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरी बेटा हमारे पास टर्म है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या मोटाइल स्पर्म फ्रॉम द स्पर्माटिड। अगर स्पर्माटिड जो कि राउंड है, नॉन मोटाइल हमारे पास मेल गैमीट है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा हमारे पास मोटाइल और इलोंगेटेड स्पर्म के अंदर, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? अब देखिए अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म का एक क्या होता है बेटा? हेड होता है। हेड के अंदर देखें, आपको देखें ये एक आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, ये उसका साइटोप्लाज्म होगा जो कि रिड्यूस होता है। और ये वाला जो पार्ट बेटा, ये वाला जो पार्ट, इसे आप क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज एक्रोसोम। ये एक्रोसोमल रिएक्शन करवाता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक हेड है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, साथ इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं दैट इज नोन एज एक्रोसोम। फिर बेटा हमारे पास आ जाते हैं मिड पीस, ये नेक होती है बेटा, ठीक है, हेड और मिडिल पीस को कौन कनेक्ट करता है बेटा? दैट इज नेक। अब तो देखिए नेक के बाद मिडिल पीस है, मिडिल पीस में क्या होता है आपने याद रखना है? मेटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल शेप मेटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो मिडिल पीस के अंदर मेटोकॉन्ड्रिया होंगे। और फिर बेटा आपके पास तीसरा जो पार्ट है दैट इज टेल, ठीक है, टेल क्या होती है बेटा? दिस इज एक्चुअली फ्लैजेलम। तो तीन पार्ट्स हो गए बेटा, एक आपके पास हेड हो गया, एक आपके पास मिडल पीस, और तीसरा बेटा आपके पास क्या बेटा? टेल। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। टेल क्या करती है बेटा? हेल्प करती है इन द लोकोमोशन, ठीक है, जो बेटा हमारे पास स्पर्म मूव करके बेटा जाता है टुवर्ड्स द एग, ठीक है, इसमें बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? फ्लैजेलम का, जो इसको मोटाइल बनाता है। क्लियर होगी बेटा ये बात? नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए स्पर्म पाथवे क्या है, कि स्पर्म बेटा जब टेस्टिस से निकलेगा, ठीक है, तो कहाँ कहाँ जाएगा आपने याद रखने। तो ये बेटा निमोनिक है, ठीक है, कौन से? सेवन अप। अब बोतल पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, सेवन अप के नाम से, तो वहां से बेटा आपने स्पर्म पाथवे को याद रखने कि हमारे पास सेवन अप, एस से क्या बनेगा? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेंगे। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से कहाँ जाते हैं? रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वेजा एफरेंशिया या डक्ट, ठीक है, हमारे पास जो दूसरी होती हैं क्या कहते हैं उन्हें? इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है, वेजा फ्रेंच ये फ्रेंट एक्ट्यूल्स में जाएंगे। फिर किसने कहाँ जाने? ई से एपिडिडमिस आपने याद रखना है। फिर वी से वेज डेफरेंस, ठीक है, या डक्टस डेफरेंस। फिर ई से इजैकुलेटरी डक्ट, एन से बेटा आपने नथिंग, यू से बेटा यूरिथ्रा, और पी से पीनिस। तो एस से क्या बनेगा बेटा? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, ई से बेटा एपिडेडमिस, वी से वेज डेफरेंस, फिर ई से इजैकुलेटरी डक्ट, फिर एन से नथिंग, यू से यूरिथ्रा, और पी से पीनिस। तो इस तरह बेटा आप याद कर सकते हैं स्पर्म पाथवे को, कि टेस्टिस से निकलने के बाद स्पर्म कहाँ कहाँ जाएंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट हार्मोनल जो कंट्रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, वो कैसा है? तो ये सब सारी चीज़ें आपको बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैपोथैलेमस से क्या आएगा? हैपोथैलेमस से आगे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आकर किसको स्टिमुलेट करेंगे बेटा? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करेगा, एक एफएसएच और दूसरा आपके पास क्या होगा? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच से याद रखना है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल के अंदर जो एफएसएच का काम है, एस से आपने याद रखना है, ये एक्ट कहाँ करेगा? सर्टोली सेल्स पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एफएसएच आ रहा है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है,
ठीक है, वो किस पर एक्ट कर रहा है बेटा, सोल्टोली सेल्स पर एक्ट कर रहा है। और जो सोल्टोली सेल्स हैं बेटा, जब एफएसएच एक्ट करता है तो ये क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास किसको स्टिमुलेट करते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ टेस्टीज या सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की वॉल में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थे सोल्टोली सेल के साथ, ठीक है, उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा सोल्टोली सेल। क्लियर है, एक काम हो गया। दूसरा बेटा हमारे पास सोल्टोली सेल्स का काम ये भी होता है, ठीक है, सोल्टोली सेल्स आल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल भी करते हैं। कैसे, क्योंकि सोल्टोली सेल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज नोन एज इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, इनहिबिन जाता है किसको बेटा, इनहिबिट करता है, दैट इनहिबिट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा, जिससे एफएसएच की प्रोडक्शन रुक जाएगी। जब एफएसएच की प्रोडक्शन रुकेगी तो हमारे पास सर्टोली सेल्स मजीद स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवाएंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे। तो इस तरह बेटा हमारे पास जब ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती है तो सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करेंगे, इनहिबिन, और इनहिबिट जाकर क्या करेगा, इंटीरियर लोब से आने वाले एफएसएच को रोकेगा, जिससे सर्टोली सेल्स मजीद स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवाएंगे। तो अगर क्वेश्चन ये एमसीक्यूज आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सर्टोली सेल्स बेटा कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को बाय द प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिन। और दूसरा बेटा जो ग्लैंड आता है इंटीरियर लोब ऑफ, सॉरी, जो हार्मोन आता है बेटा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एल से याद रख लें, कहां एक्ट करेगा बेटा, लेडिंग सेल्स पर, या इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, आईसीएसएच। ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन है, ये एक्टिवेट करता है लेडिंग सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल्स को। और जब लेडिंग सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है, मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करवाते हैं और प्रमोट करते हैं सेक्स ड्राइव को। और ये टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा हो जाता है तो एक तो बेटा ये इनहिबिट कर देता है किसको, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे एलएच की प्रोडक्शन रुक जाती है। और दूसरा जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये इनहिबिट कर देते हैं हैपोथैलेमस को, नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं, हैपोथैलेमस इनएक्टिव होगा और ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएंगे तो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी। क्लियर है बेटा ये बात। चलें, अब हम देखें जो जितनी भी हमने डायग्राम के अंदर बातें डिस्कस की हैं, ठीक है, उसको अब बेटा हम डिटेल नोट्स की शक्ल में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा, इससे आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें स्ट्रक्चर को। तो देखिए हमने कहा कि हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर आपने स्क्रोटम पढ़ा, टेस्टीज पढ़ा, कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनिस को देखा, ठीक है, स्क्रोटम था जिसके अंदर टेस्टीज थे, फिर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनिस है, और पीनिस में मौजूद यूरिथ्रा। ये किसको बनाते हैं, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। फिर डक्ट्स आ जाती हैं जिसमें एपिडिडमस है, डक्टस डेफरेंस या वेज डेफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, और फिर आपके पास क्या, यूरिथ्रा। ये आपके पास क्या होगी, एक्सेसरी डक्ट्स हो गई। और फिर आपके पास 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एक सेमिनल वेजिकल ग्लैंड जो कि पेयर्ड फॉर्म में, प्रोस्टा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड है, फिर बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या कोपर्स ग्लैंड, ये भी क्या बेटा, पेयर्ड फॉर्म में। तो ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बात की थी स्क्रोटम की। स्क्रोटम के अंदर क्या होती है, टेस्टीज। टेस्टीज लाई आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, इन अ सैक, जिससे आप स्क्रोटम का नाम दे रहे हैं। तो स्क्रोटम में बेटा टेस्टिस लोकेटेड होते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जहां बेटा ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कितना बेटा, 35 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेस्टिस फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस बेटा हमारे पास आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ ये टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं वो 35 होते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर फ्रॉम द कोर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि 35 रिक्वायर्ड होता है क्या करवाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए। अब हमने जब टेस्टिस को देखा था तो ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 टू 300 लोब्यूल्स, 250 से 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं हर एक टेस्टिस के अंदर। और ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। और हमने देखा कि हर एक जो लोब्यूल है दैट इज सेपरेटेड बाय द सेप्टम, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होंगी। और सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या बनवाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन करवाते हैं। और जो सल्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ मौजूद है, इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। याद रखें, सल्टोली सेल्स इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। ये क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं फ्लूइड को दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, प्रोटेक्शन एंड द लुब्रिकेशन। जो स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये तो हो गए सल्टोली सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स किसके दरमियान थे, तो मैंने कहा था कि लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट है बिटवीन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स,
ठीक है, दो सेमिनाफिस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो सेल्स हैं दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स आर द लेयरिंग सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, जब एलएच आता है तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेयरिंग सेल्स पर एक्ट करते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। फिर हमने हमारे पास क्या पढ़ा, पीनिस जो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसका काम क्या बेटा, स्पर्म को ट्रांसफर करना किसके अंदर, इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वजाइना के अंदर। ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेंडर्स ऑफ द स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू, और पीनस के अंदर बेटा 3 स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, जब वो ब्लड के साथ फिल होते हैं तो पीनस क्या हो जाते हैं, इरेक्टाइल हो जाते हैं। तो पीनस का मेन काम क्या बेटा, ट्रांसफर करना स्पर्म को इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा। अब डक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म बेटा स्टोर और मैच्योर किस में होते हैं, एपिडिडमिस के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्पर्म्स की मैच्योरिटी या मैच्योरेशन कहाँ होती है, एपिडिडमिस में होती है, और टेम्परेरी तौर पर स्टोर भी कहाँ होते हैं, एपिडिडमिस में। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेज डेफरेंस, एपिडिडमिस से कहाँ ट्रांसपोर्ट है, वेज डेफरेंस में। वेज डेफरेंस क्या करेगी, ज्वाइन करेगी डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल ग्लैंड को, तो क्या बना देगी, इजैकुलेटरी डक्ट। तो याद रखने, जब वेज डेफरेंस बेटा ज्वाइन करती है सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की डक्ट को, तो क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। और ईच इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड। और बेटा हमारे पास हर जो इजैकुलेटरी डक्ट है किस में ओपन होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या आ रहा होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आ रहा होता है, और यूरिथ्रा को कौन ज्वाइन करता है, फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट्स ज्वाइन करती हैं। अतः यूरिथ्रा इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिथ्रा को आप क्या नाम देते हैं बेटा, यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं। क्यों यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं, क्योंकि ये कैरी करता है बोथ यूरिन एंड स्पर्म। यूरिन भी यूरिथ्रा के थ्रू आते हैं और स्पर्म की इजैकुलेशन भी किसके थ्रू होती है, यूरिथ्रा के थ्रू, तो इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं। अब अमाउंट ऑफ सीमन मतलब स्पर्म प्लस फ्लूइड, ठीक है, ये जो बेटा सीमन होते हैं जिसके अंदर स्पर्म और फ्लूइड है, ठीक है, ये प्रोपेल्ड होता है आउट ऑफ द मेल डक्ट ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन जब होती है बेटा तो ये मेल डक्ट एक्सटर्नल यूरिथ्रा ओरिफाइस के थ्रू, ठीक है, यूरिथ्रा से बह रहेगा। और ये कितना होता है बेटा, पर इजैकुलेशन 2 to 5 ml, ठीक है। हर एक इजैकुलेशन में बेटा जो सीमन की अमाउंट होती है दैट इज 2 to 5 ml। और बेटा हमारे पास हर एक पर ml जो हमारे पास 1 ml जो सीमन होगा उसके अंदर स्पर्म कितने होंगे बेटा, 20 से लेकर 150 मिलियन। मिनिमम स्पर्म्स कितने होंगे, 20 मिलियन, और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 150 मिलियन स्पर्म हो जाएंगे। और डेली बेटा जो इंसान बेटा प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, वो कितने, 300 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म, ठीक है। तो बेटा जो इजैकुलेशन पर सीमन निकलता है वो कितना होता है, 2 से 5 ml, और हर एक ml के अंदर मिनिमम 20 मिलियन स्पर्म होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 150 होते हैं। और डेली जो आप स्पर्म प्रोड्यूस करवाते हैं उनकी तादाद कितनी बेटा, 300 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म तक के। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें गेमेटोजेनेसिस को, अगर हम देखते हैं कि जो गेमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर हो रही है, कैसे हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था कि सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, जर्म सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो रिपीटेड डिवीजन करवाते हैं, तो क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है। माइटोसिस करवाएगा स्पर्मेटोगोनिया, तो क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की क्या होगी, मियोसिस 1 रिडक्शन होगी, तो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। और जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा जब वो मियोसिस 1 करवाएगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करवाएंगे तो कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे बेटा, 4, ये भी अप्लाइड होंगे। और स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैच्योर स्पर्म में। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करवाएगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 करवाएगा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 4। तो 4 स्पर्मेटिड्स हैं तो डिफरेंशिएट होकर स्पर्मियोजेनेसिस करवा के 4 मैच्योर क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। क्लियर है बेटा ये बात। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा मेल में स्टार्ट कब होती है, बिगिंस एट द प्यूबर्टी। ओवोजेनेसिस बेटा फीमेल में स्टार्ट होती है बिफोर द बर्थ, बर्थ से भी पहले स्टार्ट हो चुकी होती है जब वो अपनी मदर के यूट्रस में होती है, ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होते हैं, बिगिन एट द प्यूबर्टी, और कंटिन्यू रहते हैं टिल द डेथ, ठीक है। ओवोजेनेसिस खत्म हो जाती है आगे जाकर मेनोपॉज में। लेकिन बेटा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा स्टार्ट कब होगा, प्यूबर्टी में, और कंटिन्यू रहेगी टिल द डेथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए अगर एक जर्म सेल था तो कितने स्पर्मेटोजुआ बनाता है, एक जर्म सेल से बेटा एक स्पर्मेटोगोनियम, एक स्पर्मेटोगोनियम से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करवाएगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करवाएंगे तो 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और 4 स्पर्मेटिड्स से 4 मैच्योर स्पर्म। तो एक जो जर्म सेल्स है वो कितने फंक्शनल स्पर्मेटोजुआ स्पर्म बनाते हैं बेटा, 4 बनाते हैं। मतलब 1 स्पर्म फ्रॉम द 1 स्पर्मेटिड, तो 4 स्पर्मेटिड 1 और 4 क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। और इसमें आपने याद रखना बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, ठीक है। अब देखिए ओवोजेनेसिस के अंदर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होते हैं जिससे सेकेंडरी ओवोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है।
और बेटा फिर बेटा जब दोबारा सेकेंडरी ओवरसाइट क्या करवाएगा, मियोसिस टू करवाएगा, फिर हमारे पास क्या बनेगी, अनइक्वल डिवीजन होगी, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और फिर आगे जाकर हमारे पास क्या बन जाएगा, एग बन जाएगा। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बेटा अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होती, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। नेक्स्ट पाथवे फॉर द ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, हम ये पढ़ चुके हैं बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म बनेंगे कहाँ, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में, और उसकी ल्यूमेन से कहाँ चले जाएंगे, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से इफ्रेन डक्ट्यूल्स या हमारे पास विजा एफ्रेंशिया, और इफ्रेन डक्ट्यूल से बेटा टेस्टिस से बाहर कहाँ जाएंगे, एपिडिडमस में, एपिडिडमस में स्टोर होंगे, मैच्योर होंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, डक्टस डेफरेंस में जब इजाकुलेशन करवानी होगी। डक्टस डेफरेंस या वेज जो डेफरेंस है ज्वाइन करेगी डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल ग्लैंड को, जिससे बेटा क्या बन जाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट किस में चली जाएगी, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के थ्रू बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, इजैकुलेशन हो जाएगी। अब जो स्पर्मेटोजोआ है बेटा आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल और द टेस्टीज। अगर बेटा टेस्टीज या सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से आपने स्पर्मेटोजोआ को बाहर निकालना है बेटा, तो किसके थ्रू निकालते हैं बेटा, इफ्रेन डक्ट्यूल्स या वेजा एफ्रेंशिया के थ्रू निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, न्यूट्रिशन टू द गमीट कौन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब गमीट्स बेटा देखे बनते हैं तो जब वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में होंगे तो कौन बेटा इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, अभी हमने पढ़ा था सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगे हमारे पास, फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा और नरिशमेंट करेगा किसकी बेटा, स्पर्म्स की, इन द व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हमने कहा था दो तरह के हार्मोन्स आते हैं इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा आपके पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को बाय स्टिमुलेटिंग द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स पर जाकर एफएसएच एक्ट करेगा, जिससे जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिवेट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी। और दूसरा बेटा सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन हार्मोन, ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच को टू कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस एट द नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट पर स्पर्मेटोजेनेसिस इसलिए होता है क्योंकि एफ जो हमारे पास एफएसएच है इसको इनहिबिट किया जाता है बाय द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोली सेल जिसका नाम है इनहिबिन। तो इस तरह सर्टोली सेल्स कंट्रोल करें बेटा रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को बाय प्रोड्यूसिंग द इनहिबिन हार्मोन, और इनहिबिन बेटा नेगेटिव फीडबैक देता है किसके लिए बेटा, एफएसएच के लिए। एफएसएच की प्रोडक्शन को रोकता है इनहिबिन। जब एफएसएच नहीं आएगा तो सर्टोली सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, सर्टोली सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस से स्पर्मेटोगोनियम नहीं बनेगा और आगे मजीद स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। दूसरा हार्मोन है एलएच। एलएच स्टिमुलेट किसको करते हैं, लेटिंग सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल्स को, तो वो क्या रिलीज करते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। क्लियर है बेटा ये बात। चलें नेक्स्ट बेटा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बातें हमने पढ़ ली हैं, जस्ट हमने इसको रिवाइज करना है। हमें पता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से क्या आता है बेटा, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, दीज आर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दैट आर कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। किस पर एक्ट करेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और वो क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोफिन। दो तरह के गोनाडोट्रोफिन रिलीज होंगे, एक बेटा एफएसएच और दूसरा बेटा आपके पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से आएगा कहाँ एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पर, जिससे बेटा हमारे पास स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, इनहेंस स्पर्म फॉर्मेशन। और जो एलएच या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस को, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सकें बेटा, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकें। अब देखिए जो टेस्टोस्टेरोन बेटा लेटिंग सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, इंटरस्टिशियल सेल्स इन द टेस्टिस आर द लेटिंग सेल्स। ये क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करवाएगा और प्रमोट करेगा किसको बेटा, सेक्स ड्राइव को। दूसरा बेटा जो टेस्टिस से हार्मोन आते हैं दैट इज इनहिबिन हार्मोन। कौन बनाते हैं इनहिबिन हार्मोन को, सर्टोली सेल्स इन द टेस्टिस बनाते हैं। इनहिबिन हार्मोन क्या करते हैं, एफएसएच की सिक्रीशन को रोक देता है, जिससे बेटा हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये दिस इज अ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन बनाएगा, एक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच जाकर सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर एक्ट करेगा बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स पर या लेटिंग सेल्स पर, और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करवाएगा, प्रमोट करेगा सेक्स ड्राइव को। और बेटा जो सर्टोली सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इनहिबिन, जो कि एफएसएच की प्रोडक्शन को जाकर रोकता है। तो इस तरह बेटा हमारे पास हम कहते हैं सर्टोली सेल्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है बेटा किसको, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्लियर होगी बेटा ये बात। चलें नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें ये तीन तरह के आपने ग्लैंड्स पढ़े, एक सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बेटा आपके पास है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। देखें सेमिनल वेजिकल ग्लैंड्स भी पेड़ की शक्ल में मतलब दो हैं,
प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड है, जस्ट सिंगल है। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी कितने बेटा, दो मतलब के पेयर्ड हैं। अब अगर हम सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की लोकेशन को देखते हैं तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपने याद रखना है बेटा कि हमारे पास जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है दे आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ वेज डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। जहाँ वेज डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट आपस में मिलती हैं तो आपने बेटा याद रखना है, सॉरी एक मिनट। अब देखिए सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कहाँ होंगे, एट द जंक्शन ऑफ वेज डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जहाँ बेटा हमारे पास वेज डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वहाँ हमारे पास सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर फ्रक्टोज होते हैं, दैट इज द मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल फॉर द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के अंदर जो हमारे पास मोनोसेक्राइड जो एज यूज होता है एज रेस्पिरेटरी फ्यूल, दैट इज फ्रक्टोज। म्यूकस होगा, अमाइनो एसिड होगा, अस्कॉर्बिक एसिड होगा और इसके अंदर कोगुलेटिंग एंजाइम वेस्कुलेज होगा। ठीक है, कौन सा कोगुलेटिंग एंजाइम होगा, वेस्कुलेज। तो दिस इज अल्कलाइन फ्लूइड जिसके अंदर फ्रक्टोज है, म्यूकस है, अमाइनो एसिड है, अस्कॉर्बिक एसिड है, कोगुलेटिंग एंजाइम वेस्कुलेज है। इससे होगा क्या, आपने याद रखने बेटा कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की सिक्रीशन से स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इनहेंस करेगा स्पर्म मोटेलिटी को। जब स्पर्म मोटेलिटी इंक्रीज होगी बेटा तो हमारे पास जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये बात, दिस इज अबाउट द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। फिर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि अनपेयर्ड है, सिंगल है। ये क्या कर रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सराउंड करते अपर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को। किसके नीचे बेटा, बिलो द ब्लैडर। तो आपने देखा था कि अपर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट था। ये क्या करता है, मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सेक्रेट करता है। इसका जो फ्लूइड होता है दैट इज मिल्की स्लाइटली एसिडिक होता है। इसके अंदर होता क्या क्या बेटा, सिट्रिएट होते हैं एज अ न्यूट्रिएंट और सेवरल इंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट है कौन सा बेटा, हेयालुरोनिडेज इंजाइम है। हेयालुरोनिडेज इंजाइम इज प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ होता है, दिस इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे जब हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा के साथ मिलती है तो उसके बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होता है बेटा, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं जिसे आप कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या हमारे पास सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है थिक म्यूकस अल्कलाइन फ्लूइड को। ठीक है, अब जो हमारे पास बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से बेटा थिक म्यूकस अल्कलाइन फ्लूइड आएगा वो क्या करेगा बेटा, हमारे पास यूरिथ्रा के अंदर जो एसिडिटी थी किस वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन से उसको न्यूट्रलाइज करेगा और यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करेगा फॉर द इजैकुलेशन। दो काम करता है बेटा बुल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड की सिक्रीशन, एक तो न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा, दूसरा बेटा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा यूरिथ्रा के अंदर ताकि इजैकुलेशन आसानी के साथ हो सके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की काजेस क्या हैं कि बेटा ये बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते, उसमें एक वजह एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है बेटा, नो स्पर्म प्रोडक्शन कास्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म डक्ट। अगर स्पर्म डक्ट ब्लॉक होगी तो इजैकुलेशन पे बेटा हमारे पास कोई स्पर्म बाहर निकलेगा ही नहीं। इसे कहते हैं एजोस्पर्मिया कि कोई बाहर स्पर्म आ ही नहीं रहा, ठीक है, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो आप इजैकुलेशन करवा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि स्पर्म बनते ही नहीं है, अगर बनते हैं बेटा तो स्पर्म डक्ट की ब्लॉकेज से आगे नहीं आ पाते। ठीक है, एक वजह होगी। दूसरा बेटा ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि हमारे पास जो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है कम है, कि स्पर्म की जो प्रोडक्शन है कम हो रही है। ठीक है, अब देखें 1 ml ऑफ सीमन के अंदर कितना बेटा हमारे पास स्पर्म होना चाहिए था, मिनिमम हमने कहा था 20, मैक्सिमम 150 मिलियन। अब अगर बेटा वो स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर एमएल से भी कम हो जाता है कि 1 ml में 20 मिलियन से स्पर्म क्या बेटा कम है, तो इस कंडीशन को आप क्या नाम देंगे, ओलिगोस्पर्मिया का, कि स्पर्म की प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो गई है। ये दूसरी रीजन है। पहली थी एजोस्पर्मिया, स्पर्म आ ही नहीं रहे। दूसरी बेटा के कम स्पर्म आ रहे हैं, इसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और तीसरी वजह चेंज इन द शेप ऑफ स्पर्म। और अगर स्पर्म की शेप चेंज हो जाती है तो इससे बेटा हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्लियर है बेटा ये बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब डियर स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, जैसे उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, वहाँ भी डक्ट्स थे, इसके अंदर भी डक्ट्स होंगे, वहाँ भी गुनेड्स थे, इसके अंदर भी गुनेड्स होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसकी प्रोडक्शन करवाएगा, एग की। वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो यहाँ क्या होती है बेटा, वो जेनेसिस होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। वहाँ बेटा गुनेड्स, जो मेल गुनेड्स है टेस्टीज कहलाते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास फीमेल गुनेड्स हैं उन्हें आप क्या नाम देंगे, ओवरीज का। वहाँ भी 2 टेस्टीज होते हैं, यहाँ भी 2 ओवरीज होती हैं। तो ये बेटा हमारे पास ये सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, हमारे पास फंक्शन के हवाले से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सक्यूज मी बेटा। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है
या जो एक्सटर्नल एनाटॉमी आपको कैसे नज़र आती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बाहर से आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो उसके एक्सटर्नल जेनिटली ऐसे नज़र आते हैं। ये बेटा जो रीजन होते हैं ये वाला, जहाँ पर बहुत सारे हेयर होती हैं, ये हेयरी जो रीजन है बेटा, दिस इज नोन एज प्यूबिक एरिया। और यहाँ जो हेयर्स होते हैं उन्हें कहते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं बेटा? मोन्स प्यूबिस कहते हैं। फिर ये आपको बेटा देखें, ये फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, स्किन फोल्ड्स। ये देखें, एक स्किन फोल्ड ये प्रेजेंट है, इसी तरह दूसरा स्किन फोल्ड देखें ये है। ये जो स्किन फोल्ड होते हैं, आउटर स्किन फोल्ड, इसे कहते हैं आउटर लिप। दीज आर नोन एज आउटर लिप्स। अब आउटर लिप्स को आप नाम देते हैं लेबिया मेजोरा का। क्या नाम देंगे? लेबिया मेजोरा। फिर बेटा हमारे पास इनर लिप्स होते हैं, देखें ये वाले हमारे पास क्या हैं, दीज आर एक्चुअली नोन एज इनर लिप्स। ये जो इनर लिप्स हैं बेटा, ये जो हमारे पास इनर लिप्स हैं, ये भी स्किन फोल्ड्स हैं। एक इनर लिप ये प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास इनर लिप ये प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास इनर लिप है, इन्हें आप क्या नाम देंगे? दीज आर नोन एज लेबिया मेनोरा। तो एक आउटर लिप है जिसका नाम है लेबिया मेजोरा, और एक इनर लिप है जिसका नाम क्या बेटा? लेबिया माइनोरा। क्लियर है बेटा? अब देखिए हमारे पास ये जो पार्ट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया का ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है फीमेल पीनस। क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज फीमेल पीनस। इस फीमेल पीनस को आप नाम देते हैं क्लाइटोरिस का। ये होमोलोगस होते बेटा, किसके बेटा? होमोलोगस होते हैं मेल पीनस के। जिस तरह उसका ठीक है, ग्लास ऑफ पीनस आपने पढ़ा था, ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास जो ग्लास ऑफ पीनस की होमोलोगस स्ट्रक्चर फीमेल में होगा, दैट इज नोन एज क्लाइटोरस। तो क्लाइटोरस को आप नाम देते हैं फीमेल पीनस का। मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, यहाँ बहुत सारी सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो इसलिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, दैट इज क्लाइटोरस। और इस क्लाइटोरिस को आप क्या नाम देते हैं? फीमेल पीनस का नाम देते हैं। अच्छा, हमारे पास आपने याद रखने, मेल के अंदर बेटा आपने देखा था कि स्पर्म भी एक ही ओपनिंग के थ्रू आ रहा है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस के थ्रू, और बेटा यूरिन भी उसी के थ्रू आ रहे हैं। वहां सिंगल ओपनिंग होती है बेटा फॉर द यूरिनेशन एज वेल एज फॉर द इजैकुलेशन ऑफ सीमन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। फीमेल में बेटा देखें, ये हमारे पास जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को आप क्या नाम देते हैं? दिस ओपनिंग इज नोन एज ब्लेडर ओपनिंग, मतलब यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा अलग से होती है, यहाँ से सिर्फ जस्ट क्या आते हैं? यूरिन आते हैं। और ये जो ओपनिंग है बेटा फीमेल में, इससे आप क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग बेटा हमारे पास यूज होती है किसके लिए बेटा? फॉर द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ब्लड का जो लॉस होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, ठीक है, फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ पीनस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, इसी के अंदर स्पर्म की आकर स्पर्म डिपॉजिट होती हैं वजाइनल ओपनिंग में, और डिलीवरी भी इसी के थ्रू होती है, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू। तो दिस इज द वजाइनल ओपनिंग। और ये बेटा हमारे पास जो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज एनस। तो याद रखने बेटा कि वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है बिटवीन एनस एंड, ठीक है, ब्लैडर ओपनिंग। तो देखिए यूरिथ्रा और एनस के दरमियान में आपको जो ओपनिंग नजर आएगी, दैट इज नोन एज वजाइनल ओपनिंग। और इस वजाइना के अराउंड आपको कुछ ग्लैंड्स नजर आते हैं। देखिए ये ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स को आप क्या नाम देते हैं? दीज ग्लैंड्स। ये भी एक ग्लैंड है, ये दूसरा ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है। तो अराउंड द बेटा वजाइनल ओपनिंग हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? ड्यूरिंग द इंटरकोर्स हमारे पास ये फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम होता है वजाइनल को लुब्रिकेट करना, वजाइनल ओपनिंग को, जिससे बेटा इंटरकोर्स क्या हो जाता है? पेनिट्रेशन ऑफ पीनस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आसान हो जाती है, ठीक है। तो अराउंड द वजाइना ये बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द लुब्रिकेशन, ठीक है। तो दिस इज द एक्सटर्नल एनाटॉमी, ठीक है। तो इसमें बेटा हमारे पास देखिए जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस, अब देखिए एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है कौन कौन सा है। एक तो आपने याद रखना है क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया का हिस्सा है, लेबिया मेजोरा और लेबिया, ठीक है, माइनोरा, ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हिस्सा है। और जो वजाइनल ओपनिंग है बेटा, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है बेटा ये बात? और इसी तरह आपने याद रखने बेटा हमारे पास वजाइनल ओपनिंग हो गई, आउटर लिप, इनर लिप एंड क्लाइटोरिस, ठीक है, इन्हें आप नाम देते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक टर्म होती है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल चैम्बर लाइक एरिया होते हैं, स्किन फोल्ड होते हैं, किसके गिर्द बेटा? यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। तो यूरिथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग के अराउंड जो हमारे पास स्किन फोल्ड होंगे, जो चैम्बर लाइक एरिया होगा, उसे आप क्या नाम देते हैं? वेस्टिब्यूल का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं। अगर आप देखें अंदर की तरफ से देखेंगे, तो आपको क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसमें बेटा नंबर वन तो आपको दो ओवरीज नजर आएंगे। देखिए ये आपके पास ओवरी है, ये आपके पास दूसरी ओवरी है, दो ओवरीज हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जस्ट एक ओवरी एक्टिव होती है और एक एग की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है बेटा ये बात? तो बेटा देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गुनेड्स जो ओवरीज है दो हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है? दीज आर प्रेजेंट इन द पेरिटोनियल कैविटी और द एब्डोमिनल कैविटी। ओवरीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, याद रखें बेटा। और टेस्टिस कहाँ थे? वो आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी कैविटी से बाहर थे। अब देखिए इस ओवरीज जो ओवरीज हैं, दीज आर कनेक्टेड विद द यूट्रस। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं बेटा? ओवरियन लिगामेंट के थ्रू। ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस, किसके थ्रू बेटा? ओवरियन लिगामेंट के थ्रू।
और इस ओवरी के अंदर होता क्या बेटा, इसमें होते हैं प्राइमोडियल फोलिकल्स। क्या होते हैं बेटा, प्राइमोडियल फोलिकल्स हैं। प्राइमोडियल फोलिकल पर जब एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर एक्ट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बेटा, प्राइमोडियल फोलिकल से बन जाएंगी प्राइमरी फोलिकल, जिसके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट होते हैं। प्राइमरी फोलिकल कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, सेकेंडरी फोलिकल में, जिस पे सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा, फिर मैच्योर फोलिकल। ठीक है, तो प्राइमोडियल फोलिकल होगी, फिर प्राइमरी फोलिकल, फिर सेकेंडरी फोलिकल और फिर मैच्योर फोलिकल। ठीक है, प्राइमरी फोलिकल तक बेटा प्राइमरी ओवोसाइट होता है। सेकेंडरी फोलिकल होती है तो मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है तो क्या बन जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट बन जाता है। तो सेकेंडरी फोलिकल के अंदर सेकेंडरी ओवोसाइट होगा। मैच्योर फोलिकल को ग्राफियन फोलिकल का नाम भी देते हैं। तो मैच्योर फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल के अंदर जो एग होता है दैट इज सेकेंडरी ओवोसाइट। क्या होता है बेटा, वो सेकेंडरी ओवोसाइट ही होता है जो कि अरेस्टेड होता है बेटा मेटाफेज 2 के अंदर, मियोसिस 2 के अंदर। वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरी बेटा प्रोड्यूस क्या करिए, आप याद रखें, ओवोसाइट मतलब सेकेंडरी ओवोसाइट प्रोड्यूस कर रही है। और इसके अंदर जो फेज या एक्टिविटी चलती है बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग, उसे कहते हैं फोलिकुलर फेज। और वो फोलिकुलर फेज क्या बेटा, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फोलिकल। के प्राइमोडियल फोलिकल थे, फिर प्राइमरी फोलिकल बना, फिर सेकेंडरी फोलिकल, फिर मैच्योर या ग्राफिन फोलिकल बन गया। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल। और कौन सा हार्मोन आकर बेटा ये फोलिकुलर फेज को स्टार्ट करते हैं, दैट इज एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एग जब रिलीज होता है तो कौन सा हार्मोन आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, एलएच। और फिर बेटा हमारे पास ये जो हमारे पास ग्राफिन फोलिकल है ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। और जो कार्पस ल्यूटियम है ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है बेटा, ये सेक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती बेटा तो फिर कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होकर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस एल्बिकेन के अंदर, और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर की बेटा ये बात। तो अब देखिए बेटा हमारे पास जब ओवरी से एग निकलेगा एब्डोमिनल कैविटी में आएगा। और ये बेटा हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास डक्ट है, दिस इज नोन एज, ये जो डक्ट यूट्रस को कनेक्ट करवा रही है ओवरी के साथ, दिस इज ओविडक्ट और द फिलोपियन ट्यूब। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जस्ट बिलो द ओवरी। ठीक है, ये हमारे पास उसका फिम्ब्राई होते हैं, ये होते हैं फिम्ब्राई। ऐसे बेटा हमारे पास मूव करेंगे और सक करेंगे बेटा किसको, उस ओवोसाइट को, सेकेंडरी ओवोसाइट को जो ओवरी से क्या हुआ, रिलीज हुआ है। रिलीज होने के बाद देखें ये एग जा रहा है। अब एग खुद तो नॉन मोटाइल है, इसके पास कोई फ्लैजेलम नहीं होता। तो इस एक्चुअली जो हमारे पास फिलोपियन ट्यूब है इसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया। सीलिया बीट करेंगे तो सीलिया की बीटिंग से हमारे पास जो ओवोसाइट है क्या करेगा बेटा, मूव करेगा, एग मूव करेगा। और सेकेंडली जो दूसरा फैक्टर होता है इसके मूवमेंट के अंदर, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपको पता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है इसकी वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। वो स्मूथ मसल्स क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर पेरिस्टालसिस करवाते हैं, जिससे एग की क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि फिलोपियन ट्यूब में एग कैसे मूव करता है तो आपने याद रखना है 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर बेटा हमारे पास है सीलिया, सीलिया की बीटिंग होती है तो हमारे पास सेकेंडरी वो साइड मूव करता है। और दूसरा बेटा हमारे पास आपने बताना है कि फ्लोपियन ट्यूब की वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स हैं जिनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से बेटा हमारे पास क्या होगा, एग क्या करेगा, मूव करेगा। अब फिर आपने याद रख रहे बेटा कि जो फिलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट हैं। शुरू वाला जो ओवरी की तरफ पार्ट होता है दैट इज नोन एज इनफेंडिबुलम। फिर बेटा हमारे पास एम्प्यूला पार्ट है, और फिर बेटा आपके पास कौन सा, इस्थमस। तो 3 पार्ट है, ए आई से याद रख लें, आई ए आई से, आई से इनफेंडिबुलम, फिर ए से एम्प्यूला जो कि डायलेटेड पार्ट होता है, फिर आपके पास इस्थमस। अब आम तौर पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ से होती है, देखें हमारे पास यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं यूट्रस और फिर ये स्पर्म मूव करके आ रहे हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है। देखें दिस इज अ पॉइंट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। आपकी बुक लिखती है बेटा कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। कि जो फिलोपियन ट्यूब का प्रोक्सिमल पार्ट है बेटा उसके अंदर क्या होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन होती है। बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज अ प्रोक्सिमल पार्ट। और बेटा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा पार्ट है, दिस इज एम्प्यूला, दिस इज द एम्प्यूला। शुरू वाला कौन सा था, इनफेंडिबुलम। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा पार्ट है, दिस इज एम्प्यूला। तो अगर बेटा हमारे पास वो कहे कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इस्थमस, एम्प्यूला और द इनफेंडिबुलम, तो फिर आपने कहना है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट द डायलेटेड पार्ट दैट इज नोन एज एम्प्यूला। तो अगर वो पार्ट्स का पूछे तो एम्प्यूला, और अगर आपकी बुक के मुताबिक पूछेगा तो फिर वो क्या पूछेगा कि डिस्टल पार्ट में होती है या प्रोक्सिमल पार्ट में होती है। तो फिर आपने कहना है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। क्लियर है बेटा। अब देखिए फिलोपियन ट्यूब के बाद आपके पास क्या, यूट्रस है। ठीक है, देखिए ये यूट्रस है। अगर बेटा हमारे पास एग की फॉर्मेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो एग मूव करता हुआ आता है तो अराउंड द 6th वीक, ठीक है, अराउंड द 6th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 6th डे पर इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस की 3 वाल्स होते हैं, एक पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, दैट इज नोन एज आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, पी से याद रखना है, पेरीमेट्रियम होगी।
और फिर बेटा हमारे पास मसल्स की हमारे पास मिडल लेयर है जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम, दैट इज नोन एज अ मायोमेट्रियम। और इसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ये वाली जो इनर मोस्ट लाइनिंग है बेटा हमारे पास यूट्रस की, दैट इज नोन एज इंडोमेट्रियम, और ये उसकी क्या होती है, यूट्राइन कैविटी होती है। तो जो इम्प्लांटेशन है बेटा याद रखें कौन सी लेयर के अंदर होगी, इनर मोस्ट जो लेयर है, जो लाइनिंग है बेटा यूट्रस की, दैट इज इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम तैयार होती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसके अंदर बेटा मेरे पास एम्ब्रियो की क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी। क्लियर है बेटा ये बात। ये क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होनी है, तो आपने बताना इंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो वाल है उसकी कितनी लेयर्स हैं, तीन। आउटर मोस्ट का नाम है पेरीमेट्रियम, मिडल का नाम है मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट का नाम क्या बेटा, दैट इज इंडोमेट्रियम। और इम्प्लांटेशन कहाँ होनी बेटा, इंडोमेट्रियम है। क्लियर है। अब देखिए बॉडी के पार्ट्स को देखें, सॉरी यूट्रस के अगर पार्ट्स को देखें तो ये बेटा बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये हमारे पास फंडस ऑफ यूट्रस है, और ये लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा दैट इज नोन एज एक्चुअली इस्थमस, इस्थमस ऑफ यूट्रस। ये दिस इज द इस्थमस ऑफ यूट्रस। अब देखिए बेटा यूट्रस आगे जाकर ओपन होती है इनटू द नैरो पार्ट, ठीक है, ये आगे जाकर नैरो हो जाती है। जो नैरो बेटा पार्ट बनते से कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स नैरो पार्ट होते हैं यूट्रस का। एक्चुअली बेटा वजाइना और यूट्रस आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू दिस ट्यूब, जिसे बेटा आप क्या नाम देते हैं, दिस नैरो ट्यूब इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है, ये जो इसकी कैनाल है दिस इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। जो अंदर की तरफ ओपनिंग होती है ये वाली, ये जो ओपनिंग है बेटा दिस इज नोन एज इंटरनल ओरिफाइस। और बाहर वाली जो ओपनिंग है बेटा ये देखिए, ये जो ओपनिंग है जो ओपन हो रही है इनटू द वेजाइना, दिस ओपनिंग इज नोन एज सर्वाइकल ओएस, मतलब एक्सटर्नल ओरिफाइस। तो एक इंटरनल ओरिफाइस होती है जो जो इसमें बेटा यूट्रस ओपन होती है इनटू द सर्विक्स, और सर्विक्स जब वेजिना में ओपन होती है तो किस ओपनिंग के थ्रू होगी, सर्वाइकल ओएस और एक्सटर्नल ओरिफाइस के थ्रू। और ये जो पूरा हमारे पास ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे आप क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज सर्विक्स, दिस इज नोन एज अ सर्विक्स। तो सर्विक्स वो बेटा हमारे पास नैरो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो दैट इज कनेक्टिंग द यूट्रस विद द बर्थ कैनाल और द वजाइना। क्लियर है बेटा ये बात। तो ठीक है, और इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटरनल ओरिफाइस और एक एक्सटर्नल ओरिफाइस। और ये बेटा सर्वाइकल कैनाल है, ये हमारे पास बंद होती है किसके साथ बेटा, म्यूकस के साथ। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस होता है, ठीक है, जो कि प्लग्ड होता है और ब्लॉक कर देता है सर्वाइकल कैनाल को। तो जब बेटा हमारे पास इंटरकोर्स करवाना होता है, ठीक है, जब एग ने रिलीज होना होता है तो उस वक्त एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम सेकेंडरी फोलिकल और मेच्योर फोलिकल। वो जो एस्ट्रोजन है वो यहाँ आकर एक्ट करता है किस पर बेटा, सर्वाइकल म्यूकस पर। और सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देते हैं, थिन और क्रिस्टलाइन कर देते हैं। क्या कर देगा, थिन और क्रिस्टलाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा कि एस्ट्रोजन का इफेक्ट सर्विक्स पर कैसा होता है। आपने बताना है कि एस्ट्रोजन आएगा और सर्वाइकल म्यूकस को थिन और क्रिस्टलाइन कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि स्पर्म जो आएंगे बेटा, देखें पीनस आया, ठीक है, वो पेनिट्रेट किया उसको, उसने किसको, वजाइना को, और यहाँ पर वो रिलीज हुए स्पर्म। अब स्पर्म ने बेटा सर्विक्स को क्रॉस करके कहाँ जाना है, यूट्रस, और यूट्रस है फिलोपियन ट्यूब में। तो बेटा यूट्रस के अंदर स्पर्म ने कब जाएंगे, जब बेटा सर्वाइकल जो ओपनिंग है, ठीक है, जो सर्वाइकल कैनाल है ये ओपन होगी। अब उसके अंदर म्यूकस था, तो म्यूकस को बेटा थिन और क्रिस्टलाइन किसने किया, एस्ट्रोजन ने। तो जिससे बेटा स्पर्म की मूवमेंट क्या होगी, आसान होगी। टू फैसिलिटेट द स्पर्म टू मूव टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है, हमारे पास जो एस्ट्रोजन है काज द थिनिंग एंड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। अच्छा, अब सर्विक्स के बाद क्या बेटा, दैट इज द वजाइना, जिसे आप बर्थ कैनाल का नाम भी देते हैं। हमारे पास वजाइना इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, ठीक है। और वजाइना जो बेटा हमारे पास है, आपने याद रखना है, इसमें एक तो बेटा आप इंटरकोर्स के दौरान ये हेल्प करती है, ठीक है, जो आपका जो पीनस है बेटा, ठीक है, वो जाइना के अंदर आते हैं फॉर द स्पर्म डेपोजिशन। दूसरा बेटा जो मेंस्ट्रुएशन होती है बेटा, ब्लड जो होता है या सेल डेब्रिस होता है जो इंडोमेट्रियम मतलब के डी अटैच हो जाती है, ठीक है, शेडिंग होती है इंडोमेट्रियम की, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है बेटा, वो भी किसके थ्रू होते हैं, वजाइना के थ्रू होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी भी किसके थ्रू होगी, वजाइना, इसलिए इसे कहते हैं बर्थ कैनाल। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए बेटा आपने याद रखने अब हमारे पास हमने कहा था कि ओवरी के अंदर क्या होती है बेटा, फोलिकुलर फेज चलती है। फोलिकुलर फेज के साथ साथ वो जेनेसिस भी चल रही होती है। मतलब एग की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, जब बेटा हमारे पास इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं। तो आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इंटीरियर लोब दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, एक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा बेटा आपके पास होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होते हैं, ये किसके पास जाएगा बेटा, ये प्राइमरी फोलिकल, प्राइमोडियल फोलिकल के पास जाएगा, स्टिमुलेट करेगा फोलिकल्स की डेवलपमेंट को। तो जिससे प्राइमोडियल फोलिकल से क्या बन जाएगा, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल से क्या बनेगा, ग्रोविंग फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, और सेकेंडरी फोलिकल से क्या बन जाएंगे, डेवलपिंग फोलिकल, और फिर क्या बन जाएगी, मेच्योर फोलिकल। तो प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, और फिर मेच्योर और ग्राफियन फोलिकल।
अब देखिए जो फोलिकुलर डेवलपमेंट हुई है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्राफियन फोलिकल, ये किसने करवाई है बेटा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने करवाई है। तो देखिए जब हमारे पास नेक्स्ट साइकिल के अंदर एग की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो पहले तो होगी मेंस्ट्रुएशन। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला हिस्सा दैट इज मेंस्ट्रुएशन, कि बेटा हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, जो इंडोमेट्रियम थी बेटा वो शेड हो गई, तो सेल और जो सेल डेब्रिस था थ्रू द वेजाइना बॉडी से बाहर चला गया, ब्लीडिंग हो गई, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद बेटा हमारे पास ओवरी और यूट्रस ने नेक्स्ट साइकिल के अंदर इंटर होने ना, तो नेक्स्ट एग की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट एग की फॉर्मेशन आकर कौन स्टार्ट करेगा? ओवरी के अंदर कौन स्टार्ट करेगा? एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस एफएसएच ने आकर क्या स्टार्ट करवानी है बेटा? फोलिकुलर डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाना है। तो इस फेज को आप नाम देते हैं, पहले मेंस्ट्रुएशन हुई, एफएसएच के आने पर जो ओवरी के अंदर जो हमारे पास एक इमेज स्टार्ट हुआ है दैट इज फोलिकुलर डेवलपमेंट, और इस वजह से इस फेज को नाम देते हैं फोलिकुलर फेज का। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद जो दूसरी फेज होती है दैट इज नोन एज फोलिकुलर फेज, ठीक है, क्योंकि एफएसएच ने आकर फोलिकुलर डेवलपमेंट करवानी है, इसके अंदर एग की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। और जब एग की फॉर्मेशन होती है तो बेटा हमारे पास जो सेकेंडरी फोलिकल और ग्राफियन फोलिकल या मैच्योर फोलिकल है, वहां से एस्ट्रोजन भी बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? एस्ट्रोजन। तो आपने याद रखना है बेटा कि हमारे पास जब एफएसएच आएगा, फोलिकुलर डेवलपमेंट होगी, तो फोलिकल से कौन सा हार्मोन बनेगा? एस्ट्रोजन। तो एफएसएच स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को थ्रू द ग्राफियन फोलिकल कि वो क्या रिलीज करें? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करें। जब आपके ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल हाई होते हैं ना, तो ये चीज शो करती है कि आपकी बॉडी में, सॉरी आपके यूट्रस के अंदर मैच्योर फोलिकल बन चुका है, ग्राफियन फोलिकल बन चुका है, सेकेंडरी ओवोसाइट बन चुका है। अब क्या होनी चाहिए? ओवुलेशन होनी चाहिए, एग ने रिलीज होना है। अब देखिए एस्ट्रोजन क्या करेगा? नंबर वन बेटा हमारे पास ये जाएगा, एलएच को स्टिमुलेट करेगा, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। एलएच पॉजिटिव का मतलब है एलएच सर जाएगा, ये पॉजिटिव सिग्नल भेज रहा है किसके पास? एलएच के पास, ठीक है, इंटीरियर लोब के पास, कि एलएच की प्रोडक्शन बढ़ा दें। क्यों बढ़ा दें? क्योंकि ग्राफियन फोलिकल बन चुका है, और इस एलएच हार्मोन ने क्या करना है बेटा? जाकर ल्यूटिनाइजेशन करवानी है, ओव्यूलेशन करवानी है। और दूसरा ये नेगेटिव सिग्नल भेजेगा किसके पास? एफएसएच के पास, क्योंकि अब हमने क्या बनवाना था? एक फोलिकल बनाना है। देखें हमारे पास जब एफएसएच आते हैं तो बहुत सारे प्राइमोडियल फोलिकल स्टिमुलेट होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी फोलिकल बनते हैं, लेकिन सेकेंडरी फोलिकल और ग्राफिन फोलिकल एक ही बनता है। बाकी जो फोलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फोलिकल्स, उनकी डिजनरेशन हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसे कहते हैं फोलिकुलर एट्रेशिया। तो प्राइमरी फोलिकल्स का डिजनरेट हो जाना, दैट इज नोन एज फोलिकुलर एट्रेशिया। अब आपने एक एग बना लिया, अब अपने मजीद फोलिकल्स को स्टिमुलेट नहीं करना, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, फीडबैक इनहिबिशन करवाएगा किसकी बेटा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो ये इंटीरियर लोब को रोक देगा कि मजीद एफएसएच प्रोड्यूस नहीं करना, एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा एस्ट्रोजन, और एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक देगा। अब देखिए जब हमारे पास एलएच आएगा ब्लड में, तो एलएच किसके पास जाएगा? अब ये एलएच मूव करेगा किसकी तरफ बेटा? ग्राफियन फोलिकल या मैच्योर फोलिकल की तरफ। और ये क्या करवाएगा? देखिए वहां से फोलिकल को रप्चर करवाएगा, और रप्चर करवाने पर क्या रिलीज होगा? ओवम, सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होगा। ये ओवम कंप्लीट ओवम नहीं है, एग नहीं है, दिस इज सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि ग्राफियन फोलिकल से रिलीज हुआ है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो 14 डे पर, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो फोलिकुलर फेज के बाद जब एलएच आता है बेटा, ठीक है, एस्ट्रोजन ने एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, तो एलएच ने आया और एलएच ने क्या करवाई? ओवुलेशन करवाई। ओवुलेशन होगी, ग्राफियन फोलिकल रप्चर हो गया। ये ग्राफियन फोलिकल जो रप्चर है ये किस में कन्वर्ट होगा? अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम और फिर कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगी? ये सेक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरोन को। अब प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट किस पर होता है? देखें, एक तो एस्ट्रोजन जाता है नंबर वन। देखिए जब फोलिकुलर फेज चल रही होती है तो एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो एक तो वो एफएसएच को रोकता है, एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस को थिन और क्रिस्टलाइन करेगा। और तीसरा इसका काम है बेटा किस पर? यूट्रस की इंडोमेट्रियम पर। इंडोमेट्रियम जो है बेटा हमारे पास यूट्रस की, वो थिक कौन करवाएगा? एस्ट्रोजन करवाएगा। वेस्कुलराइजेशन भी करवाएगा, ब्लड वेसल्स भी ऐड करेगा इंडोमेट्रियम में, उसको थिक भी कर देगा। इस फेज को फिर इसलिए हम इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। कि क्या कहेंगे? प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। जो हमारे पास पहली फेज थी मेंस्ट्रुएशन, फिर एफएसएच के आने पर क्या हुआ बेटा? फोलिकुलर फेज चली। इसी फोलिकुलर फेज को आप एस्ट्रोजन फेज का नाम भी देते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन बन रहा है, और एस्ट्रोजन की वजह से बेटा हमारे पास इंडोमेट्रियम ठीक हो रही है, तो इसे प्रोलिफरेटिव फेज का नाम भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद बेटा एस्ट्रोजन जब हमारे पास बढ़ा, एलएच ज्यादा आया, तो क्या हुई? ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले वाली फेज जो है वो कौन सी है? फोलिकुलर फेज, तो इसलिए इसे प्री ओवुलेटरी फेज का नाम भी देते हैं। और ओवुलेशन के बाद हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बनी है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का बनना क्या कहलाता है बेटा? ल्यूटिनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाते हैं? ल्यूटिनाइजेशन के जो हमारे पास रप्चर्ड फोलिकल थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू द येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है तो इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन। तो ओवुलेशन के बाद वाली जो फेज होगी जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन रही है ड्यू टू द एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज,
ठीक है। और इसमें बेटा ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रिएट करे, प्रोजेस्टेरोन, इसे प्रोजेस्टेरोन फेज का नाम भी देंगे, इसे सेक्रेटरी फेज का नाम भी देते हैं। क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन जाएगा बेटा किसके पास, इंडोमेट्रियम के पास, तो एक तो बेटा वो ग्लैंड्स जो होंगे, जो इंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स हैं, उनकी क्वेलिंग करवाएगा, ग्लैंडुलराइजेशन करवाएगा, वेस्कुलराइजेशन करवाएगा, और वो बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइड सेक्रेट करेंगे, ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी ग्लाइकोजन आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, और वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बेटा जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है, अगर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो चुकी है तो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास बेटा ओवुलेशन के बाद वाली फेज है जिसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, उसे ल्यूटियल फेज का नाम भी दिया जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। प्रोजेस्टेरोन फेज का नाम भी देते हैं क्योंकि बेटा वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन उस फेज के अंदर बन रही है, और प्रोजेस्टेरोन जाकर बेटा हमारे पास क्या करवा रहा है, ग्लैंडुलराइजेशन करवा रहा है, वेस्कुलराइजेशन करवा रहा है, इंडोमेट्रियम की थिकनेस करवा रहा है, ठीक है, और इम्प्लांटेड एम्ब्रियो के लिए बेटा हमारे पास फ्लूइड प्रोड्यूस करवा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसलिए इसे सेक्रेटरी फेज का नाम हम दे रहे हैं। क्लियर होगी बेटी बात। तो पहली फेज मेंस्ट्रुएशन थी, फिर एफएसएच के आने पर फोलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज या एस्ट्रोजन फेज, ठीक है, या प्रोलिफरेटिव फेज कहलाई, और फिर बेटा हमारे पास जब एलएच आया तो ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज का नाम क्या, पोस्ट ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज, क्लियर है, या प्रोजेस्टेरोन फेज, और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन मैंने बता दी है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास फोलिकुलर फेज तो आपने पढ़ ली। अब ओवरी के अंदर हमने क्या होती है, ओवोजेनेसिस होती है, ठीक है। अब ओवोजेनेसिस हमारे पास क्या, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एग। इसमें होता क्या बेटा, जब बिफोर द बर्थ, मैंने कहा था कि ओवोजेनेसिस स्टार्ट होते बिफोर द बर्थ, याद रखें, स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा स्टार्ट होगी एट द प्यूबर्टी, लेकिन जो ओवोजेनेसिस का प्रोसेस है बिफोर द बर्थ। अब देखें जैसे ही बेटा एक फीमेल बेबी के अंदर ओवरी की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम है रिपीटेड डिवीजन शो करके क्या बनाएगी, ओवोगोनियम बनाएगी, रिपीटेड डिवीजन करेगी, ओवोगोनियम बन जाएंगे प्राइमोडियल फोलिकल्स के अंदर। प्राइमोडियल फोलिकल्स के अंदर ओवोगोनियम क्या करेंगे, माइटोसिस, माइटोसिस करवा के क्या बना लेंगे, प्राइमरी ओवोसाइट बना लेंगे। और ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है ये प्राइमोडियल फोलिकल्स के अंदर मियोसिस 1 को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट बिफोर द बर्थ अरेस्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के अंदर। और प्रोफेज 1 की भी कौन सी फेज होती है बेटा, डिप्लोटीन स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है बेटा, दैट इज डिप्लोटीन, ठीक है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है बेटा कि हमारे पास प्रोफेज 1 की कौन सी फेज के अंदर बेटा हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्टेड होता है, तो आपने याद रखना बेटा कि डिप्लोटीन स्टेज के अंदर बेटा हमारे पास क्या होते हैं, अरेस्टेड होते हैं। तो अभी बर्थ नहीं हुई, बिफोर द बर्थ ये प्रोसेस चल रहा है कि हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी से क्या बना, ओवोगोनियम, ओवोगोनियम ने माइटोसिस शो की तो प्राइमरी ओवोसाइट, प्राइमरी ओवोसाइट ने बेटा मियोसिस 1 स्टार्ट कर दी, और जब स्टार्ट की तो अरेस्ट हो गया मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 स्टेज में। और प्रोफेज 1 की भी कौन सी स्टेज है, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। अब देखें प्राइमोडियल फोलिकल्स बहुत सारे बेटा ओवरी के अंदर बन जाते हैं, और उन प्राइमोडियल फोलिकल्स के अंदर क्या मौजूद है, प्राइमरी ओवोसाइट जो कि डिप्लॉइड है, और वो अरेस्टेड है बेटा प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में। अब जब डिलीवरी हो जाती है बेटा, बर्थ हो जाती है, और बर्थ के बाद वो जब बच्ची जवान होती है, बलूगत आती है, प्यूबर्टी होती है, ठीक है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन आते हैं, तो आफ्टर द प्यूबर्टी क्या होता है बेटा, जब एफएसएच आएगा प्राइमोडियल फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, प्राइमरी फोलिकल्स और प्राइमरी से सेकेंडरी, तो बेटा जो हमारे पास प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर प्राइमरी ओवोसाइट होगा, उसके अंदर मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगी। मियोसिस कंप्लीट होगी तो एक प्राइमरी ओवोसाइट से एक तो बनेगा सेकेंडरी ओवोसाइट, जो कि बेटा अब हमारे पास क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड। प्राइमरी ओवोसाइट डिप्लॉइड था, अब सेकेंडरी ओवोसाइट बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट करके क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा। और बेटा हमारे पास दूसरी क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगी बेटा, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी क्या होगी, हैप्लॉइड। अब यहां पर देखिए हमारे पास ओवोजेनेसिस के अंदर प्राइमरी ओवोसाइट की अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुई है। ज्यादा साइटोप्लाज्म कहां चला गया, सेकेंडरी ओवोसाइट में, और बहुत कम किसमें है बेटा, पोलर बॉडी के अंदर है। क्लियर है बेटा। तो जब प्यूबर्टी स्टेज आती है बेटा, तो हमारे पास एफएसएच आता है, फोलिकुलर डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है, तो प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर मियोसिस 1 कंटिन्यू हो जाती है, और वो जब कंप्लीट होती है बेटा, तो एक तो सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या बनते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि दोनों हैप्लॉइड होते हैं। अब आपने याद रखने बेटा कि सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 तो रिडक्शन फेज थी, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। अब देखिए सेकेंडरी ओवोसाइट प्रोफेज 1 कंप्लीट, सॉरी प्रोफेज 2 कंप्लीट करेगा, और इसके बाद मेटाफेज 2 के अंदर इंटर होगा, तो ये हमारे पास जो सेकेंडरी ओवोसाइट है मेटाफेज 2 के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेटा यही सेकेंडरी ओवोसाइट की क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी ग्राफेन फोलिकल से, फिर बेटा फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म आएगा। अब अगर स्पर्म आ जाता है और वो सेकेंडरी ओवोसाइट को फर्टिलाइज करता है, तो बेटा जो हमारे पास मियोसिस है, ठीक है, मियोसिस 2 मतलब कि अरेस्टेड था ना मेटाफेज 2 के अंदर, मियोसिस 2 के अंदर अरेस्ट था सेकेंडरी ओवोसाइट, तो वहां हमारे पास मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो एग क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग। याद रखें बेटा कि जब ओव्यूलेशन होती है तो ग्राफियन फोलिकल से सेकेंडरी ओवोसाइट निकलता है, जो कि अरेस्टेड होता है किसके अंदर, मेटाफेज 2 में।
जब उसे स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं देन जाकर उसके अंदर मियोसिस टू क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है, और फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। अगर बेटा ये हमारे पास स्पर्म नहीं आएगा तो बेटा हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर मियोसिस टू भी कंप्लीट नहीं होगी, वो अरेस्टेड रहेगा मेटाफेज टू के अंदर, मियोसिस टू कभी कंप्लीट नहीं होनी। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है बेटा कि जब बेटा हमारे पास देखें सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर मियोसिस टू कंप्लीट होती है तो एक तो ये फर्टिलाइज्ड एग बन गया स्पर्म के फर्टिलाइज करने से, दूसरा बेटा हमारे पास ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास बनाएगा सेकंड पोलर बॉडी। वो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, दैट वाज फर्स्ट पोलर बॉडी, दैट वाज फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये आपके पास कौन सी बेटा, सेकंड पोलर बॉडी है। याद रखें जब सेकेंडरी ओवोसाइट मियोसिस टू करवाता है बेटा तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या करवाती है बेटा, सेकेंडरी मियोसिस टू करवाती है। सेकेंडरी ओवोसाइट ने मियोसिस टू करवाई, ठीक है, अब बेटा उसने क्या बनाया, एक तो बेटा हमारे पास एग बना और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी मियोसिस टू करवाएगी, मियोसिस वन तो होगी, मियोसिस टू करवाएगी, तो हमारे पास एक पोलर बॉडी से कितनी पोलर बॉडीज बन जाएंगी बेटा, दो। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा ड्यूरिंग द ओवोजेनेसिस कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं, तो एक बेटा दो बनती हैं फर्स्ट पोलर बॉडी की मियोसिस टू से, वन एंड टू, और दूसरी बनती है बेटा सेकंड पोलर बॉडी ड्यू टू द मियोसिस टू ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट। जब सेकेंडरी ओवोसाइट बेटा मियोसिस टू कंप्लीट करता है तो क्या बनती है हमारे पास, सेकंड पोलर बॉडी। तो टोटल देखें एक पोलर बॉडी आपके पास ये हो गई, दूसरी बेटा आपके पास ये होगी, और तीसरी ये, तो तीन पोलर बॉडीज बनती हैं। दो बनेंगी बेटा ड्यू टू द मियोसिस टू ऑफ पोलर बॉडी, और जो सेकंड पोलर बॉडी ये कैसे बनेंगे बेटा, ड्यू टू द मियोसिस टू ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट। क्लियर है बेटा। तो बेटा हमारे पास देखें दो फेजेस में अरेस्टिंग स्टेज है, एक तो बिफोर द बर्थ जब प्राइमोडियल फोलिकल के अंदर प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्ट हो जाते हैं मियोसिस वन की फेज, प्रोफेज वन या डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, और दूसरा बेटा जब हमारे पास आफ्टर द प्यूबर्टी सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है बेटा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वन, तो सेकेंडरी ओवोसाइट मियोसिस टू स्टार्ट करते हैं और ये अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज टू में, और तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज नहीं करता। क्लियर है बेटा। और ये अनइक्वल डिवीजन होती है, और कितनी पोलर बॉडीज बन रही है बेटा, थ्री पोलर बॉडीज बन रही हैं। एक फर्स्ट पोलर बॉडी की मियोसिस टू से दो बनेंगी, और तीसरा बेटा जब सेकेंडरी ओवोसाइट मियोसिस टू कंप्लीट करेगा तो सेकंड पोलर बॉडी वहां बनेगी। तो तीन पोलर बॉडीज बन रही है, ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, इनके अंदर बेटा साइटोप्लाज्म ना होने के बराबर होता है, ठीक है। और बेटा देखिए जो फर्टिलाइज्ड एग है इसमें अंदर जो हमारे पास साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि बेटा जब वो फर्टिलाइज्ड एग ट्रैवल करता है फ्रॉम फ्लोपियन ट्यूब टू द यूट्रस, तो जब तक इम्प्लांट नहीं होता इसे न्यूट्रिशन कौन देता है बेटा, साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिशन चल रही होती है इसकी। क्लियर है बेटा ये बात। और जब बेटा हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट बन रहा होता है ओवरी के अंदर, तब उससे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तब फोलिकुलर सेल्स करते हैं। कौन से सेल्स बेटा, फोलिकुलर सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। चलें जी, अब तो देखें ओवोजेनेसिस स्टार्ट कब हुई, बिफोर द बर्थ, ठीक है। और बेटा जब ओवोजेनेसिस हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं बिफोर द बर्थ, इसमें बेटा हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट और हमारे पास एग की फॉर्मेशन, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चलते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी। तो फर्स्ट जो सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा और जो मेंस्ट्रुएशन आएगी वो आफ्टर द प्यूबर्टी या एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आएगी, ठीक है। लेकिन ओवोजेनेसिस स्टार्ट कब हो जाएगी बेटा, बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमने डिस्कस किए बेटा बातें वही इसमें हमने डिस्कस करनी है। अब देखिए हमारे पास हमने कहा था कि एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल का, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आप नाम देते हैं वुल्वा का। क्या नाम देंगे बेटा, दिस इज नोन एज वुल्वा। याद रखने आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फीमेल एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है दिस इज नोन एज वुल्वा। अब ये वुल्वा सिंगल टर्म है जो शो करते हैं बेटा किस चीज को, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। इस वुल्वा के अंदर क्या क्या चीज होती है, एक तो वजाइना जिससे बर्थ कैनाल का नाम देते हैं, एक इसके अंदर लेबिया मेजोरा है, हमने डिस्कस किया था, एक लेबिया मेनोरा होगा, और तीसरी जो चीज होगी दैट इज क्लाइटोरिस जिसे फीमेल पीनिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वुल्वा का नाम देते हैं, जिसके अंदर वजाइना बर्थ कैनाल आ जाती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा और क्लाइटोरिस जिसे फीमेल पीनिस का नाम देते हैं। फिर बेटा हमारे पास डक्ट्स हैं। डक्ट्स कौन से बेटा, एक तो ओविडक्ट है, ठीक है, ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फिलोपियन ट्यूब, और दूसरी बेटा हमारे पास है यूट्राइन ट्यूब जिसे आप क्या नाम देते हैं, यूट्रस का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा ये बात। तो एक फिलोपियन ट्यूब है, दूसरी यूट्राइन ट्यूब या यूट्रस है एज अ डक्ट। और फिर बेटा हमने कहा था पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल गुनेड्स होते हैं जिनका नाम है ओवरीज, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा किस चीज को, एग को, थ्रू द फोलिकुलर डिवेलपमेंट। और इसकी जो हमारे पास डायमेंशन की बात करें तो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है बेटा, ओवरी वाइड होती है, और प्रेजेंट कहाँ होती है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में। नेक्स्ट बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम डिटेल के अंदर पढ़ें तो सबसे पहले वजाइना। वजाइना की लेंथ कितनी बेटा, 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। वजाइना किसके दरमियान होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स, ठीक है, जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्वाइकल ओपनिंग होती है वहां से स्टार्ट होती है लोअर एंड ऑफ यूट्रस, ठीक है, सर्विक्स के, दिस इज द लोअर एंड ऑफ यूट्रस। तो सर्विक्स से बेटा स्टार्ट होगी कहां तक जाएगी, टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वजाइनल ओपनिंग और बेटा हमारे पास जो सर्वाइकल ओपनिंग है इसके दरमियान हमारे पास क्या मौजूद होती है, वजाइना प्रेजेंट होती है। सर्विक्स और एक्सटीरियर जो पोर है बेटा हमारे पास वजाइना का, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी हमारे पास क्या मौजूद होगी, सर्विक्स। अब सर्विक्स जो वजाइना इसका काम क्या है, वजाइना का काम है पैसेज वे फॉर द डिलीवरी ऑफ एन इन्फेंट। जो बच्चा पैदा होता है किसके थ्रू होता है, वजाइना के थ्रू।
अच्छा, और रिसीव करते हैं पीनस। पीनस भी किसके अंदर इंटर होते हैं बेटा? वजाइना में। ठीक है, एंड फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लोर जो ब्लीडिंग होती है बेटा वो भी किसके थ्रू होती है? वजाइना के थ्रू होती है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वजाइना ओपन होती है बेटा किसके दरमियान? ठीक है, हमने कहा था वजाइनल ओपनिंग है किसके दरमियान? बिटवीन एनस एंड यूरिथ्रा। ये भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में कि वजाइना ओपनिंग है किसके दरमियान बेटा? एनस और यूरिथ्रा के दरमियान। और हमने कहा था कि अराउंड द ओपनिंग ऑफ वजाइना क्या मौजूद होते हैं? तो बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर होगी बेटा? तो हमारे पास वजाइना के अराउंड क्या मौजूद होंगे? बार्थोलिन ग्लैंड्स होंगे जो एक्चुअली क्या प्रोवाइड करेंगे? लुब्रिकेशन। फिर क्लाइटोरिस जिसे अपने फीमेल पेनिस का नाम दिया था, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जब इंटरकोर्स करते हैं बेटा तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो आपको मतलब के सेंसिटिव एरिया आपको मिलता है जो रिस्पॉन्स करता है बेटा, जो कि एक्चुअली हमारे पास सेक्स ड्राइव को प्रमोट करता है, दैट इज द क्लाइटोरिस। इसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। फिर बेटा हमने पढ़ा था वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? दिस इज अ चेंबर लाइक एरिया, चेंबर लाइक एरिया फॉर्म बाय द स्किन फोल्ड दैट आर कवरिंग द वजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल और वजाइनल ओपनिंग को जो कवर कर रहा होता है स्किन फोल्ड, ठीक है, वहां जो वेस्ट चैम्बर लाइक एरिया बनते हैं, आप क्या नाम देते हैं बेटा? वेस्टिब्यूल का नाम देते हो। तो सम टाइम बेटा हमारे पास वजाइनल ओपनिंग के अराउंड जो वेस्टिब्यूल होता है बेटा उसे भी आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और इसके अलावा लेबिया मेजोरा होगा, लेबिया मेनोरा होगा, वो हमने डिस्कस किया डायग्राम के अंदर। फिर डक्ट्स की बात करें बेटा तो ओवी डक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फिलोपियन ट्यूब। इसमें हमने कहा था सीलिया होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। सीलिया और स्मूथ मसल्स के थ्रू, ठीक है, हमारे पास एग की क्या होती है? मूवमेंट होती है। सीलिया बीट करेंगे और स्मूथ मसल पेरिस्टालसिस करवाएंगे। तो हमने कहा था कि एग मूव्स विद द बीटिंग ऑफ सीलिया एंड द पेरिस्टालसिस। ये क्या करते हैं बेटा? हमारे पास रिसीव्ड करेंगे ओव्यूलेटेड ओवोसाइट जो कि सेकेंडरी ओवोसाइट होगा जो कि ओवरी से निकलेगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूलेटेड ओवोसाइट की कहाँ होगी बेटा? फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इट्स प्रोक्सिमल पार्ट। ठीक है, जो एम्प्यूला या प्रोक्सिमल पार्ट होते हैं बेटा फिलोपियन ट्यूब का, वहां पर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। और ओविडक्ट ओपन किस में होती है बेटा? यूट्रस के अंदर। क्लियर है बेटा ये बात? अब जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा या जाइगोट होगा वो इंटर होगा किसके अंदर बेटा? थ्रू द फिलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस, जिसे वोम का नाम देते हैं। जहां बेटा ये फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? इंप्लांट हो जाएगा, कंसीव्ड हो जाएगा किसके अंदर बेटा? इंडोमेट्रियम के अंदर। हमने कहा था यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट को पेरीमेट्रियम का नाम देते हैं, मिडल को मायोमेट्रियम का, जो इनर मोस्ट है दैट इज इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम के अंदर हमारे पास क्या होती है? फर्टिलाइज्ड ओवम या एम्ब्रियो की क्या होती है? इंप्लांटेशन होती है। दिस इज द इनर लेयर ऑफ यूट्रस। कब होगी बेटा? एट द 6th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6th डे के बाद, ठीक है, हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो होता है वो जाकर इंप्लांट हो जाता है इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज नोन एज इंडोमेट्रियम। और फिर क्या होगा बेटा? हमारे पास प्लेसेंटा डिवेल्प होगा। किसके दरमियान बेटा? प्लेसेंटा डिवेल्प होगा। प्लेसेंटा बेटा हमारे पास एस्टेब्लिश होगा किसके दरमियान बेटा? फीटस और मेटरनल सर्कुलेशन के दरमियान। और बेटा फीटस कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के साथ किसके थ्रू बेटा? थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट बेटा आपने यूट्रस को देखना है। यूट्रस क्या होती है बेटा? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 to 5 सेंटीमीटर के वाइड है। ओपन किस में होती है बेटा? तो ओपन होती है बेटा यूट्रस इनटू द वेजाइना। फिलोपियन ट्यूब आकर ओपन होते हैं इनटू द यूट्रस, और यूट्रस ओपन किस में होती है बेटा? वजाइना या बर्थ के नाल में, थ्रू इट्स लोअर नैरो पार्ट जिसे आप क्या नाम देते हैं? सर्विक्स। ठीक है, तो बेटा सर्विक्स के थ्रू बेटा हमारे पास यूट्रस किस में ओपन होगी बेटा? वजाइना में ओपन होगी। ठीक है, सर्विक्स इज द नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, और सर्विक्स इज ब्लॉक्ड बाय द प्लग ऑफ द म्यूकस। तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो सर्विक्स है इसमें म्यूकस क्या होता है बेटा? हमारे पास मौजूद होता है जिसको ब्लॉक करते हैं। तो जब बेटा हमारे पास एग रिलीज होता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? एस्ट्रोजन हमारे पास सर्वाइकल म्यूकस को थिन और क्रिस्टलाइन कर देता है ताकि बेटा हमारे पास स्पर्म इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके फ्रॉम वेजाइना इनटू द यूट्रस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें गमीटोजेनेसिस या हमारे पास ओवोजेनेसिस कैसे होती है, ये आप देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें पता है कि ओवरी के अंदर जो जर्म सेल्स होंगे वो रिपीटेड डिवीजन करेंगे तो बहुत सारे क्या बनेंगे? ओवोगोनिया बनेंगे, ओवोगोनियम जो कि डिप्लाइड होगा। अब जो ओवोगोनियम जो डिप्लाइड है ये क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनेगा? प्राइमरी ओवोसाइट बनेगा। ये बिफोर द बर्थ प्रोसेस चल रहे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी ओवोसाइट भी डिप्लाइड होगा। अब इसमें प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा? मियोसिस 1। याद रखें मियोसिस 1 बिफोर द बर्थ ही स्टार्ट हो जाएगी। और ये बेटा हमारे पास जो प्राइमरी ओवोसाइट है बिफोर द बर्थ अरेस्टेड हो जाएगा इन द मियोसिस 1, प्रोफेज 1 के अंदर या डिप्लोट्रिन स्टेज के अंदर। और जब दोबारा से बेटा प्यूबर्टी स्टेज आएगी और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच आएगा तो प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। और मियोसिस 1 के कंप्लीट होने पर एक सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा जो कि हैप्लाइड होगा क्योंकि मियोसिस 1 हुई है, और दूसरी बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। फिर क्या होगी बेटा? हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर स्टार्ट होगी बेटा कौन सी? मियोसिस, मियोसिस 2, जस्ट लाइक द माइटोसिस। और मियोसिस 2 की स्टेज मेटाफेज 2 के अंदर बेटा सेकेंडरी ओवोसाइट अरेस्ट हो जाता है। और जब तक इसको बेटा स्पर्म नहीं मिलता, स्पर्म आकर फर्टिलाइज नहीं करता, तो सेकेंडरी ओवोसाइट बेटा मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्टेड रहेगा। जैसे ही स्पर्म आकर इसे फर्टिलाइज करेगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, जिससे बेटा सेकेंडरी ओवोसाइट से क्या बन जाएगा? फर्टिलाइज्ड एग और ओवम।
और बेटा हमारे पास फर्स्ट पोलर जो बॉडी है, ठीक है, उससे बेटा दो पोलर बॉडीज बनेंगी, ठीक है, और सेकेंडरी वो साइड की म्योसिस, देखें फर्स्ट पोलर बॉडी ने म्योसिस टू करवाई, दो पोलर बॉडीज बन गई, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंडरी वो साइड म्योसिस टू करेगा, एक तो बेटा ओवम बनाएगा और दूसरी बेटा हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा। तो टोटल पोलर बॉडीज बेटा ओवोजेनेसिस में कितनी होती है बेटा, थ्री पोलर बॉडीज बनती है ड्यूरिंग द ओवोजेनेसिस, और ये डिजनरेट हो जाती है। क्लियर है? तो आपने याद रखना है बेटा ओवोजेनेसिस स्टार्ट कब होगी, एट द बर्थ, और स्टॉप कब होती है बेटा, एट द मेनोपॉज। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जब ओवोजेनेसिस स्टार्ट होगी तो वो बिफोर द बर्थ होगी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब यूट्रस बन जाती है बेटा फीमेल बेबी के अंदर, तो वहां पर ओवोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी ओवोसाइट और मेंस्ट्रुएशन कब आएगी, ब्लीडिंग कब होगी बेटा, ड्यूरिंग द एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, जिसे अब मिनॉर्की कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंटिन्यूस प्रोसेस था, ठीक है, जो स्टार्ट होता है आफ्टर द प्यूबर्टी, तो लेकिन ओवोजेनेसिस स्टार्ट हो गया एट द बर्थ और स्टॉप हो जाता है किस, कब बेटा, एट द स्टेज ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेनोपॉज बेटा क्या है, दिस इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो ओवोगोनिया है बाय द मेटोसिस ट्रांसफॉर्म इनटू द प्राइमरी ओवोसाइट, आपको पता है बेटा हमारे पास जो ओवोगोनिया है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, प्राइमरी ओवोसाइट विच अंडरगो म्योसिस वन। प्राइमरी ओवोसाइट में म्योसिस वन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन म्योसिस वन के अंदर प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्ट हो जाता है, कौन सी स्टेज के अंदर, प्रोफेज वन की डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन के अंदर अरेस्ट हो जाएगा एंड रिमेन अरेस्टेड टिल द प्यूबर्टी। और फिर बेटा ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है म्योसिस वन की डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज में अरेस्टेड रहेगा जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आती। जब प्यूबर्टी स्टेज आएगी तो हमारे पास क्या होगा, एफएसएच आएगा। एट प्यूबर्टी जो म्योसिस वन है कंप्लीट होगी और प्राइमरी ओवोसाइट से एक सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा विच इज अरेस्टेड इन म्योसिस टू ड्यूरिंग द मेटाफेज। और ये सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर जब हमारे पास म्योसिस टू स्टार्ट होगी तो वो अरेस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द मेटाफेज टू। ठीक है, इट इज अ सेल दैट इज ओव्यूलेटेड, और ये सेकेंडरी ओवोसाइट बेटा ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म आ जाता है, तो म्योसिस टू कंप्लीट होगी और क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि अरेस्टेड था मेटाफेज टू में, वो क्या हो जाएगा, डेट्रियोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर बेटा ये बात? तो आपने याद रखना बेटा कि एक तो हमारे पास जो ओवोजेनेसिस का प्रोसेस है स्टार्ट होता है बिफोर द बर्थ और एंड हो जाता है मेनोपॉज पर। ठीक है, इसमें दो अरेस्टिंग स्टेज हैं, एक तो बेटा ओवोगोनियम से जब प्राइमरी ओवोसाइट बनता है डिप्लॉइड, तो प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर म्योसिस वन स्टार्ट होती है बिफोर द बर्थ, लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है बेटा म्योसिस वन के अंदर प्रोफेज वन की स्टेज डिप्लोटीन में। जब दोबारा से प्यूबर्टी आती है, एफएसएच आता है, तो हमारे पास म्योसिस वन कंप्लीट होती है, तो एक सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि हैप्लाइड है, अब इसके अंदर म्योसिस टू स्टार्ट होगी और म्योसिस टू की स्टेज मेटाफेज टू के अंदर ये क्या हो जाएगा, जाकर अरेस्ट हो जाएगा। जब तक इस स्पर्म आकर फर्टिलाइज नहीं करेगा तो मेटाफेज टू कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर होगी बेटी बात? तो अब आपने याद रखना बेटा वहां पर एक वो स्पर्मेटोगोनियम, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते तो एक स्पर्मेटोगोनियम से एक प्राइमरी ओवोसाइट और एक प्राइमरी सॉरी एक बेटा हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनियम बनता था वहां से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता था। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब म्योसिस वन और म्योसिस टू होती थी तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फोर स्पर्मेटिड्स और फोर स्पर्मेटिड्स चार स्पर्म बनाते थे। अब यहाँ पर क्या बेटा, एक जो जर्म सेल है गिव्स वन ओवम, एक जर्म सेल से जस्ट कितने एग बन रहे हैं, जस्ट एक ओवम ये एग बन रहा है और तीन पोलर बॉडीज बन रही हैं। ठीक है, टू पोलर बॉडीज बाय द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी। दो पोलर बॉडीज कहां से बनेगी, जब फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा हमारे पास म्योसिस टू कंप्लीट करेगी। और वन पोलर बॉडी फ्रॉम द सेकेंडरी ओवोसाइट, और एक पोलर बॉडी कब बनेगी, जब सेकेंडरी ओवोसाइट बेटा क्या कंप्लीट करेगा, म्योसिस टू। ठीक है, म्योटिक टू डिवीजन जब कंप्लीट होगी बेटा सेकेंडरी ओवोसाइट के अंदर तो सेकंड पोलर बॉडी वहां से बनेगी। क्लियर बेटा ये बात? तो थ्री पोलर बॉडीज बनती है और एक क्या बनते हैं, ओवम। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती थी, यहाँ पर बेटा अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। एंड इट इंश्योर दैट फर्टिलाइज्ड एग हैज एम्पल न्यूट्रिएंट। इससे बेटा हमें ये इंश्योर करना होता है कि जब अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी तो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म किसका हिस्सा बन जाता है, एग का। उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ काफी मिकदार के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विदाउट न्यूट्रिएंट कंटेनिंग साइटोप्लाज्म पोलर बॉडीज क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो पोलर बॉडीज क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। अब देखिए पाथवे और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट या एग क्या है। सबसे पहले बेटा हमारे पास ओवरी, ओवरी से एग कहाँ आएगा, ओविडक्ट, ओविडक्ट से यूट्रस, यूट्रस से सर्विक्स और फिर वजाइना। दिस इज द पाथवे। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है बेटा तो फर्टिलाइज्ड एग आकर इम्प्लांट हो जाएगा इन द इंडोमेट्रियम। अब देखिए न्यूट्रिशन टू द गैमीट, जब बेटा हमारे पास ये गैमीट बनता है, एग बनता है, तो उस वक्त इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है, फोलिकुलर सेल्स। स्पर्म को कौन कर रहा था जब ये हमारे पास सेमिनाफस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट थे, सर्टोली सेल्स।
कौन बेटा? सर्टोली सेल्स। और जब ये हमारे पास मेन स्पर्मेटिक डक्ट से कहाँ जाते हैं बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। तो फिर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से फ्रक्टोज आते हैं जो जो यूज होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। लेकिन बेटा एग को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं? फोलिकुलर सेल्स कर रहे होते हैं। अब हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हमने देखा कि एफएसएच क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फोलिकल। तो हमने कहा था फोलिकुलर फेज के अंदर क्या आता है? एफएसएच आता है जो कि प्राइमरी फोलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं एंड आल्सो स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। और हमने कहा था कि एफएसएच स्टिमुलेट करते ओवरी को थ्रू द फोलिकुलर सेल्स के वो क्या प्रोड्यूस करवाएं बेटा? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाएं। तो एफएसएच जो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है? एफएसएच की प्रोडक्शन को इनिबिट करता है। ये बड़े मजे की बात है कि एफएसएच आएगा, फोलिकुलर डेवलपमेंट करवाएगा, तो ओवरी से क्या प्रोड्यूस होगा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका हाई लेवल होगा ब्लड के अंदर, तो एस्ट्रोजन एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक देगा और किसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा? एलएच। जिससे एलएच आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। और ये क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन काज करवाएगा, सेकेंडरी वो साइड रिलीज हो जाएगा और जो हमारे पास रप्चर्ड फोलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ल्यूटिनाइजेशन हो जाएगी, ल्यूटियल फेज कहलाएगी वो, ठीक है। फिर वहां से बेटा प्रोजेस्टेरोन बनेगा, ठीक है, वो एक्ट करेगा ऑन द इंडोमेट्रियम। तो हमारे पास वो सेक्रेटरी फेज कहलाएगी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या प्रोजेस्टेरोन फेज। क्लियर बेटा ये बात? तो दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में क्या क्या फर्क है, इस चीज को हम देख लेते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास लोकेशन क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस सेमिनाफिस ट्यूब्यूल्स में होती है, ओवोजेनेसिस कहाँ होती है बेटा? ओवरीज के अंदर। मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन किस में होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म किस में होती है? ओवोजेनेसिस में। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बेटा स्पर्मेटिड स्पर्म बनते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास एक क्या बनेगा? ओवम। एंड 2 to 3 पोलर बॉडीज बनेगी और 3 पोलर बॉडीज बनती है वो जेनेसिस के अंदर। साइज ऑफ गेमीट रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं, साइटोप्लाज्म इसके अंदर रिड्यूस होते हैं स्पर्म के अंदर। और ये बेटा हमारे पास लार्जेस्ट, देखें एग इज द लार्जेस्ट हमारे पास सेल इन द बॉडी, तो ये रिलेटिवली लार्जर होगा। ड्यूरेशन क्या होती है बेटा? दिस इज अनइंटरप्टेड प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास अरेस्टेड स्टेज, इसके अंदर अरेस्टेड स्टेजेस आती हैं, जैसे कि प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्टेड होते हैं कब बेटा? ड्यूरिंग द म्योसिस 1, प्रोफेज 1 के अंदर। और बेटा सेकेंडरी ओवोसाइट अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज 2 के अंदर। ऑनसेट कब होता है? देखें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है एट द प्यूबर्टी। और ओवोजेनेसिस हमने कहा कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द फीटल लाइफ बिफोर द बर्थ। फीटल लाइफ के अंदर ही ओवोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। रिलीज ऑफ गैमीट कंटिन्यूस है, मुसलसल स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं डेली। लेकिन बेटा हमारे पास ओवोजेनेसिस में जो एग की फॉर्मेशन है मंथली है। मंथ के अंदर बेटा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये भी कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी से बेटा एक गैमीट या एक बनना स्टार्ट हो जाता है एक मंथ के अंदर। एंड के बेटा हमारे पास लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूसेस विद एज, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है। लेकिन एज के साथ साथ बेटा अमाउंट जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ओवोजेनेसिस का जो प्रोसेस है टर्मिनेट हो जाता है विद मेनोपॉज, कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होगा तो ओवोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ एग भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रोथ फेज की बात करें तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस शॉर्ट है, ओवोजेनेसिस क्या बेटा? प्रोलॉन्ग्ड है। गैमीट मोटेलिटी की बात करें तो स्पर्म क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, फ्लैजेलम होता है। और बेटा हमारे पास जो ओवोजेनेसिस के थ्रू एग बनते हैं बेटा वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो आपने याद रखना है कि फीमेल के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ एग है, एग की जो फॉर्मेशन है अभी हमने डिस्कस की, दिस इज अ साइक्लिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द मेल। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है, दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। डेली बेटा आपके पास स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन बेटा हमारे पास फीमेल के अंदर जो एग की फॉर्मेशन है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक एक्टिविटी है, जिसमें बेटा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो कि 28 डेज का होता है, जस्ट एक ही एग की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो बेटा हमारे पास जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं बेटा उनके अंदर एक साइकिल चलता है जिसे कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल, दैट इज नोन एज अ ऑस्ट्रियस साइकिल इज रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन। जितने भी मैमेलियन फीमेल्स हैं बेटा उनके अंदर ऑस्ट्रियल साइकिल है बेटा एक्सेप्ट ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हमारे पास इस साइकिल को क्या नाम देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा? अब ऑस्ट्रियल साइकिल बेटा ह्यूमन फीमेल के अलावा जितनी भी मैमेलियन फीमेल्स होंगी उनके अंदर चलेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलेगा बेटा? हमारे पास ह्यूमन फीमेल के अंदर। अब फर्क है बेटा अक्रेंस। अब सबसे पहले हमने कहा ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन, ह्यूमन के अलावा जितने भी फीमेल्स हैं उसके अंदर बेटा ऑस्ट्रियल साइकिल चलेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलेगा? ह्यूमन फीमेल में। रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन की बात करें बेटा तो ऑस्ट्रियल साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन कम रिलीज होते हैं एट लो लेवल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होते हैं? हाई होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस की बात करें तो बेटा हमारे पास ऑस्ट्रियल साइकिल में जो हमारे पास प्रिपरेशन है फॉर द कंसेप्शन पार्शियल होती है। और बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंसेप्शन के लिए बेटा यूट्रस की जो तैयारी है वो क्या होती है? फुल होती है, ठीक है। अच्छा, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर तो इंडोमेट्रियम बेटा इंडोमेट्रियम की क्या हो जाएगी? रिसॉर्प्शन ऑस्ट्रियल साइकिल में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाएगी बेटा? शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसे कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो।
एग की बात करें बेटा तो ओस्ट्रल साइकिल में एग कंजर्व रहता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग क्या होता है बेटा, ओवरी से रिलीज होते हैं। ओवुलेशन की बात करें बेटा तो हमारे पास ओवुलेशन कब होगी, जब हमारे पास मेमेलियन फीमेल को फिजिकल स्टिमुलस मिलेगा ऑफ मैटिंग। तो बेटा एग को रिलीज करवाने के लिए ओस्ट्रल साइकिल में क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मैटिंग। जब तक मेल पेरेंट आकर उसे फिजिकली स्टिमुलेट नहीं करता तब तक बेटा फीमेल एग रिलीज नहीं करती। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एलएच की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो दिस इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, कि एलएच आता है वो क्या करवाता है हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी वो साइड को रिलीज करवाता है। इसमें आपको फिजिकल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम डिफाइन करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली है क्या। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है बेटा तो हमारे पास पूरे रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। अब देखिए एक टर्म है मिनार्की। मिनार्की क्या बेटा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जब बेटा फीमेल के अंदर फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसे कहते हैं मिनार्की। तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मिनार्की। और कब ये स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ 11 to 14 ईयर। तो 11 से 14 ईयर्स के दौरान बेटा हमारे पास फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल जो हमारे पास बॉडी होगी, ठीक है, तो फीमेल के अंदर बेटा फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है दैट इज नोन एज मिनार्की। मीनोपाज क्या होता है बेटा, मीनोपाज इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। और कब ये एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉप कब होता है, एट द एज ऑफ अबाउट 50 ईयर। तो बेटा देखिए मिनार्की और मीनोपाज के दौरान अगर एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा है तो इसका मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हेल्थी है, एग की फॉर्मेशन हर मंथ हो रही है। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो मिनोर्की इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मीनोपाज इज द एंड और स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनोर्की का नाम देंगे और मीनोपाज के दिस इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब एंड होता है, 50 ईयर्स की एज में, जिसमें एग की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो ओव्यूलेशन होगी मतलब सेकेंडरी वो साइड कब रिलीज होगा, और जब मेंस्ट्रुएशन जो होगी वो कब होगी, एट द प्यूबर्टी। ओवुलेशन बेटा हमारे सॉरी ओवोजेंसिस का प्रोसेस बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वो साइट कब बनेगा, जब एफएसएच आएगा। एफएसएच कब आता है, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। और मेंस्ट्रुएशन कब होगी बेटा, जब हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। तो बेटा फर्स्ट ओवुलेशन जो मेंस्ट्रुएशन है ये कब होती है, अकर होती है एट द प्यूबर्टी। तो अगर वो फर्स्ट ओवुलेशन की बात करें, सेकेंडरी ओवोसाइट की बात करें या मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो वो प्यूबर्टी स्टेज में होगी। लेकिन अगर वो बात करें स्टार्ट ऑफ ओवोजेंसिस, ओवोजेंसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, तो फिर आपने बताना है कि ओवोजेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा बेटा कब, बिफोर द बर्थ। क्लियर है बेटा ये बात। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल के अंदर दैट इज 28 डेज, ठीक है। तो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। अब 28 आमतौर पर कितना होता है, 21 से 35 डेज तक का नॉर्मल होता है, ठीक है। तो लेकिन जो एवरेज हम लेते हैं बेटा वो कितने हैं, या स्टैंडर्ड जो हम लेते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 28 डेज। अब देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, इसमें दो तरह के साइकिल चलते हैं। एक बेटा ओवरियन साइकिल और दूसरा बेटा आपके पास कौन सा यूट्राइन साइकिल है। कुछ बेटा इवेंट्स ओवरी के अंदर होते हैं, कुछ बेटा किसके अंदर होते हैं, हमारे पास यूट्रस के अंदर होते हैं। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं यूट्राइन साइकिल और ओवरियन साइकिल में। 3 फेजेस होती हैं इसके अंदर। नंबर 1 हमारे पास मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, पहले 5 दिन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती बेटा पिछले साइकिल में, तो जो इंडोमेट्रियम तैयार हो चुकी थी फॉर द इम्प्लांटेशन उसकी क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी। तो जो हमारे पास ब्लड है, जो सेल डेब्रिस है बेटा, ये रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वेजिना, ठीक है। और इसे आप क्या नाम देंगे, मेंस्ट्रुएशन का नाम देंगे। मेंस्ट्रुएशन के बाद बेटा एक नेक्स्ट साइकिल ने स्टार्ट होना है, मतलब नेक्स्ट साइकिल के लिए बेटा एग की फॉर्मेशन होनी है, जिसमें बेटा एफएसएच आएगा। और एफएसएच क्या करेगा, फोलिकुलर डेवलपमेंट करवाएगा। इसे कहेंगे फोलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, एस्ट्रोजन फेज या प्री ओवुलेटरी फेज। इसमें बेटा फोलिकल्स की डेवलपमेंट होनी है और ओवुलेशन से ये पहले वाली फेज है, तो इसलिए इसे आप क्या नाम देंगे, प्री ओवुलेटरी फेज का नाम देंगे। नेक्स्ट बेटा ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन के बाद हमारे पास क्या होनी है, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, तो इसलिए ल्यूटियल फेज कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होता है तो सेक्रेटरी फेज है, प्रोजेस्टेरोन फेज है या पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। तो 3 फेजेस होती हैं बेटा इसकी। एक मेंस्ट्रुएशन है, दैट इज द स्टार्टिंग फेज। नंबर 1 हमारे पास क्या होगी, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। पहले 5 दिन मेंस्ट्रुएशन चलेगी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। फिर बेटा हमारे पास एफएसएच आएगा तो क्या करवाएगा, फोलिकुलर फेज स्टार्ट करेगा। एलएच आएगा तो क्या होगा, ओवुलेशन होगी। और ओवुलेशन के बाद हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम या ल्यूटिनाइजेशन होगी, तो ल्यूटियल फेज कहलाएगी, दैट इज नोन एज सेक्रेटरी ल्यूटियल फेज और प्रोजेस्टेरोन फेज। तो 3 फेजेस आपने याद रखनी है, मेंस्ट्रुएशन है, फोलिकुलर फेज है और सेक्रेटरी फेज है।
ठीक है। फोलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज का नाम भी देती हैं, एस्ट्रोजन फेज का नाम भी देते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज का नाम भी देते हैं। और चूंकि ओवुलेशन से पहले है तो प्री ओवुलेटरी फेज है, और ओवुलेशन के बाद वाले जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ल्यूटिनाइजेशन होगी, तो फिर हम क्या कहेंगे इसे, सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या प्रोजेस्टेरोन फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब ये डायग्राम आप देखें, इससे हमने सारा कुछ समझना है। अब देखें हम 3 लेवल्स पर चेक करेंगे पूरे साइकिल को। एक तो न्यूरो इंडोक्राइन लेवल पर, क्या हमारे पास हाइपोथैलेमस से देखे क्या आया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया, ठीक है। तो हमारे पास इंटीरियर लोब स्टिमुलेट हुआ, तो उसने 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस किए, एक एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है। और फिर आपने 3 लेवल पर चेक करना है, ओवरी को देखना है, ओवरी के हार्मोन्स को देखना है, और बेटा यूट्रस की इंडोमेट्रियम को देखना है। तो अब देखिए बेटा, जब एफएसएच आता है तो एफएसएच पहला काम क्या करते हैं, देखें पहला काम क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। पहली फेज क्या थी बेटा, मेंस्ट्रुएशन थी। मेंस्ट्रुएशन में हमारे पास ब्लड रिमूव हुआ, सेल डेब्रिस रिमूव हुआ, ब्लीडिंग हुई, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद बेटा देखें ओवरी, देखें ये पहली फेज थी, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ये हमने देखें ओवरी के अंदर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। पहले 5 दिन आमतौर पर मेंस्ट्रुअल फेज चलेगी। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारे पास प्री ओवुलेटरी फेज, ठीक है, जिससे आप क्या नाम देते हैं बेटा, प्रोलिफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज का, ठीक है, नाम देंगे। इसमें एक्चुअली होगा क्या, इंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन आएगा, एफएसएच। एफएसएच आएगा और कहाँ एक्ट करेगा, प्राइमोडियल फोलिकल्स पर। प्राइमोडियल फोलिकल स्टिमुलेट होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, प्राइमरी फोलिकल्स, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल और सेकेंडरी फोलिकल से ग्राफिन फोलिकल। ये काम तो हो गया ओवरी के अंदर, के ओवरी के अंदर बेटा फोलिकुलर डेवलपमेंट हुई है, किस वजह से बेटा, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। इस फेज को आप क्या नाम देते हैं, ओवरी के अंदर दिस फेज इज नोन एज फोलिकुलर फेज। तो जब ओवरी के अंदर फोलिकुलर फेज चल रही होती है, तो इसी दौरान बेटा देखें सेकेंडरी फोलिकल और ग्राफिन फोलिकल से क्या निकल रहा होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आ रहा होता है। अब एस्ट्रोजन जाकर कहाँ एक्ट करता है बेटा, यूट्रस पर। यूट्रस पर एक्ट करेगा तो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो इस फेज को आप क्या नाम देंगे, प्रोलिफरेटिव फेज का। अब तो कहीं ओवुलेशन से पहले वाली फेज है, ओवुलेशन होगी 14 डे पर, तो ओवुलेशन से पहले वाली फेज है, तो इससे आप क्या नाम देंगे, प्री ओवुलेटरी फेज का। तो आप याद रखें कि इंटीरियर लोब से बेटा मेंस्ट्रुएशन के बाद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, जो ओवरी के अंदर क्या चलवाएगा, फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर डेवलपमेंट होगी, प्राइमोडियल फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी और फिर मैच्योर फोलिकल। इस दौरान बेटा जब ओवरी की फोलिकुलर डेवलपमेंट चल रही होती है, तो ओवरी क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, ठीक है, फ्रॉम द सेकेंडरी फोलिकल एंड द ग्राफियन फोलिकल। एस्ट्रोजन आएगा तो इस फेज को आप एस्ट्रोजन फेज का नाम देंगे। एस्ट्रोजन ने एक्ट करना यूट्रस की इंडोमेट्रियम पर, वहां प्रोलिफरेटिव फेज चलेगी, थिकनेस होगी, वेस्कुलराइजेशन होगी, और ये ओवुलेशन से पहले वाली फेज है, तो दिस इज नोन एज प्री ओवुलेटरी फेज। तो ये दूसरी फेज होगी मेंस्ट्रुएशन के बाद, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास ग्राफियन फोलिकल बन चुका होता है, तो एस्ट्रोजन जब हाई होता है ना, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, तो एक तो ये एफएसएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, और किसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, एलएच। जब एलएच की प्रोडक्शन बढ़ेगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो ये क्या करवाएगा बेटा, ओवुलेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, ओवुलेशन। तो देखें ग्राफिन फोलिकल रप्चर हो जाएगी, और ये सेकेंडरी ओवोसाइट यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज। दिस इज नोन एज ओवुलेशन। कौन से डे पर होगी बेटा, 14 डे पर होगी। क्लियर है बेटा। तो एलएच की प्रोडक्शन बेटा 14 लेवल पर बढ़ जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम बेटा बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखें ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो गया। अब देखिए सेकेंडरी ओवोसाइट तो हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी। अब जो कॉर्पस हेमरेजिकम है, ठीक है, कॉर्पस हेमरेजिक का मतलब जो रप्चर्ड फोलिकल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब जब कार्पस ल्यूटियम बनेगी तो क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन। पीछे से बेटा देखिए एस्ट्रोजन भी मौजूद था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कहाँ एक्ट करते हैं बेटा, इंडोमेट्रियम पर। तो अब देखिए पहले जो फेज है बेटा, देखें ये जो स्टेज है जिसमें एलएच आया, ओवुलेशन हुई है, ओवुलेशन के बाद एलएच ने क्या बनवाई है बेटा, कार्पस ल्यूटियम। इस प्रोसेस को कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन, और इस फेज को आप क्या नाम देंगे, दिस फेज इज नोन एज ल्यूटियल फेज। तो पहले ओवरी के अंदर फोलिकुलर फेज चली, फिर ओवुलेशन हुई, और फिर क्या हुई, ल्यूटियल फेज चल रही है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है बेटा, कौन सा हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन आएगा तो इस फेज को प्रोजेस्टेरोन फेज का नाम देंगे। और ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ एक्ट करेगा बेटा, ये एक्ट करेगा किस पर बेटा, इंडोमेट्रियम पर। इंडोमेट्रियम में क्या करवाएगा, एक तो बेटा ग्लैंड्स की क्या करवाएगा, क्वेलिंग, ग्लैंडुलर एरेशन करवाएगा, ग्लैंड्स की तादाद इंक्रीज करवाएगा, थिकनेस में इजाफा करेगा, वेस्कुलर एरेशन करवाएगा, और क्वेलिंग करवाएगा। और बेटा हमारे पास ग्लैंड, जब ग्लैंड्स बन जाएंगे तो हमारे पास फ्लूइड सेक्रेट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। वो बेटा हमारे पास फ्लूइड क्या करता है बेटा, एक्ट करता है एज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है, किसके लिए बेटा, फॉर द इम्प्लांटेड एम्ब्रियो। तो इस फेज को आप क्या नाम देंगे, सेक्रेटरी फेज का नाम देंगे। तो हमारे पास इंडोमेट्रियम में क्या चल रही है, सेक्रेटरी फेज, ठीक है। ओवरी से प्रोजेस्टेरोन आ रहा है तो प्रोजेस्टेरोन फेज। ल्यूटिनाइजेशन हमारे पास हुई है एलएच के आने से, तो ल्यूटियल फेज कहलाएगी, ठीक है। तो आखिरी जो फेज है बेटा, दैट इज ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्टेरोन फेज, सेक्रेटरी फेज। या ओवुलेशन के बाद बेटा ये फेज आते, तो इसलिए से क्या नाम देंगे, पोस्ट ओवुलेटरी फेज का नाम देंगे। तो पहले मेंस्ट्रुएशन हुई, फिर प्रोलिफरेटिव फेज हुई, फिर सेक्रेटरी फेज हुई।
क्लियर है बेटा ये बात? तो प्रोजेस्टेरोन हमारे पास देखिए कौन सी फेज में ज्यादा होगा, सेक्रेटरी फेज के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन आता है कि फोलिकुलर फेज में बेटा इंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन ज्यादा आएगा, एफएसएच ज्यादा आएगा। ओवरी से बेटा फोलिकुलर फेज के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, एस्ट्रोजन। क्लियर है बेटा ये बात? और बेटा फिर आप वो पूछेगा कि ओव्यूलेशन के बाद जो फेज आएगी दैट इज ल्यूटियल फेज, जो कि एलएच लेकर आता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनवाता है। और ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज के अंदर हार्मोन कौन सा ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती बेटा तो देखें कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेन में। अब जब बेटा कॉर्पस एल्बिकेन बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, खत्म। तो प्रोजेस्टेरोन का जो होल्डिंग इफेक्ट था बेटा किसके लिए, इंडोमेट्रियम के लिए, वो लूज हो जाएगा। होल्डिंग इफेक्ट खत्म होगा तो दोबारा से बेटा इंडोमेट्रियम शेड होगी और क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुएशन होगी, फिर प्रोलिफरेटिव फेज चलेगी, ओव्यूलेशन होगी, फिर क्या चलेगी, सेक्रेटरी फेज, और फिर दोबारा से हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन। दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ से मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि शुरू के अंदर हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग होती है, तो हमारे पास इंटीरियर लोब पिट्यूटरी जो हार्मोनल लेवल है वहां पर कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, एफएसएच। एफएसएच क्या करवाएगा, डेवलपिंग द फोलिकल, फोलिकुलर ओवरी के अंदर आएगा, ओवरी एनवायरनमेंट में क्या होगी, ओवरी के अंदर फोलिकुलर फेज चलेगी, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और मैच्योर फोलिकल। जब मैच्योर फोलिकल बेटा देखिए फोलिकल्स बनते हैं तो ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करी, एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन कम है, क्योंकि फोलिकुलर फेज चल रही है। अब जब एस्ट्रोजन ज्यादा आएगा, एक तो बेटा इंडोमेट्रियम को ये थिक करेगा, ठीक है, तो क्या चलेगी, फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है बेटा, यहाँ देखें प्रोलिफरेटिव फेज, इंडोमेट्रियम हमारे पास क्या हो रही है, थिक हो रही है, वेस्कुलराइजेशन हो रही है। और ये एक दूसरा क्या करेगा, एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक देगा एस्ट्रोजन, और किसकी प्रोडक्शन को देखे देख बढ़ा देगा। देखें अब एलएच की प्रोडक्शन क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है, देखें एलएच बढ़ चुका है। जब एलएच बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी ओवसाइट रिलीज होगी। क्या रिलीज हो जाएगा, प्रोसेस कराएगा ओव्यूलेशन एट द 14 डे, ओव्यूलेशन हो जाएगी एलएच की वजह से। अब एलएच आगे क्या करवाएगा, रप्चर्ड फोलिकल को कन्वर्ट करवाएगा किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी बेटा, प्रोजेस्टेरोन। तो जब देखें हमारे पास ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज चलती है तो कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा बेटा हमारे पास एंडोमेट्रियम पर, वेस्कुलराइजेशन करवाएगा, ठीक है, और ग्लैंडुलराइजेशन करवाएगा, क्वेलिंग करवाएगा ग्लैंड्स की। तो इस फेज को आप ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज का नाम देंगे, और इस दौरान कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, ठीक है। फिर दोबारा से जब बेटा हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगी कॉर्पस एल्बिकेन के अंदर, तो प्रोजेस्टेरोन की देखिए प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम। प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होने का मतलब होल्डिंग इफेक्ट कम होगा, तो दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये बात? तो फोलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है बेटा, फोलिकुलर फेज में एफएसएच ज्यादा होते हैं फ्रॉम पिट्यूटरी, और ओवरी का हार्मोन कौन सा ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। इसी तरह ओवुलेशन में कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा होता है। ल्यूटियल फेज के अंदर या सेक्रेटरी फेज में कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट शुरू में कौन सा करवाते हैं, तो हार्मोन विच कैन बी मेयर्ड इन द ब्लड टू कंफर्म द इनिशियल प्रेगनेंसी, दैट इज एचसीजी। इसे कहते हैं ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन। कौन सेक्रेट करता है बेटा, प्लेसेंटा सेक्रेट करता है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आता है, प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा से बेटा हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, एचसीजी, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और ये बेटा हमारे पास यूरिन के अंदर अगर एचसीजी का लेवल डिटेक्ट हो जाए, इसका मतलब प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास दिस इज विच कैन बी हार्मोन विच कैन बी मेयर्ड इन द ब्लड और द यूरिन टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, दैट इज एचसीजी। तो पहला जो बेटा हमारे पास टेस्ट होता है दैट इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसमें यूरिन में डिटेक्ट किया जाता है किस चीज को बेटा, एचसीजी, मतलब ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को। और कौन इसे सेक्रेट करता है, प्लेसेंटा। अब डे ऑफ ओवुलेशन कैसे मालूम करेंगे, अब देखिए हमारे पास कौन से डे पर ओवुलेशन होनी है, उसके लिए हमने फार्मूला जनरेट किया है कि ओवुलेटरी डे इज इक्वल टू टोटल डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। कि अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका है 28 डेज का, तो आप उसमें से माइनस करेंगे 14, तो डे ऑफ ओवुलेशन विल बी 14। 28 माइनस 14, तो डे ऑफ ओवुलेशन कौन सा होगा, 14। अगर हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कितना बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका 30 डेज का, तो अब आप किस में से 14 माइनस करेंगे, फिर आप 30 माइनस 14 करेंगे, तो डे ऑफ ओवुलेशन कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ आ गई? तो बेटा आपने जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज वो बताया, अब वो क्या 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 35 माइनस 14 कर देंगे। 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 20 माइनस 14 करेंगे। तो ओवुलेटरी जो डे है बेटा दैट इज इक्वल टू टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है उसमें से जस्ट 14 माइनस कर देने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डे पर ओवुलेशन होनी है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास कवरिंग ऑफ ओवोसाइट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड कौन कौन सी हैं। याद रखें बेटा सबसे आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा होता है, फिर जूना पेलोसिडा, और जूना पेलोसिडा के बाद ओवोसाइट मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये जो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट सेल्स पड़े हुए हैं दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा।
कौन से बेटा? दीज आर कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद ये जो हमारे पास लाइनिंग है अंदर की तरफ, दैट इज जूना पेलोसिडा। और जूना पेलोसिडा के बाद आपको क्या नजर आता है बेटा हमारे पास? देखिए, दिस इज द पोलर बॉडी, पोलर कार्पसल या पोलर बॉडी है। और फिर आपको साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा, फिर जूना पेलोसिडा, फिर ओवोसाइट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, ये हमारे पास इवेंट्स हैं जिसे अभी हमने डिस्कस किया है बेटा डायग्राम के थ्रू, इन्हीं को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट फेज है बेटा दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुएशन होती है। कितने डेज तक चलता है बेटा ये फेज? 1 से लेकर 5 डेज तक, पहले 5 दिन तक ये चलता है। इस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को आपने क्या नाम दिया था? मिनार्की का। पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मिनार्की। अब मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, जब बेटा पिछली दफा पिछले साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, तो जो इंडोमेट्रियम तैयार थी उसकी क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम से क्या हो जाएगा? शेडिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर। आपने याद रखना इंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स होती हैं, बेसल लेयर होती है, दूसरी हमारे पास हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर है। तो जब भी बेटा इंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, तो कौन सी लेयर बेटा हमारे पास शेड होती है? हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर बेटा क्या होगी? शेड होगी, टूट फूट का शिकार होगी। ठीक है, एंड देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड द सेल डेब्रिस फ्रॉम द वजाइना। तो वजाइना से ब्लड और सेल डेब्रिस डिस्चार्ज होगा, इसे आप क्या नाम देंगे? मेंस्ट्रुएशन का नाम देंगे। क्लियर है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज चल रही होती है, मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है, जो ओवरियन हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आर एट देयर लोवेस्ट लेवल। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो सबसे कम होता है कौन सी फेज में बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। अब क्या होगी? फोलिकुलर फेज चलेगी। फोलिकुलर फेज में होता क्या बेटा? देखिए कितने डेज तक चलती है? 6 to 14 डे तक चलती चलेगी। एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसे मेंस्ट्रुएशन एंड होती है तो कौन सा हार्मोन आ जाता है बेटा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर फेज के अंदर कौन सा आएगा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। ये बिगिन टू राइज, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और ये किस चीज को स्टिमुलेट करता है? डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमरी फोलिकल्स। बहुत सारी प्राइमरी प्राइमोडियल फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, बहुत सारी प्राइमरी फोलिकल्स आ जाएंगी। प्राइमरी फोलिकल से क्या बनेगी? सेकेंडरी फोलिकल और फिर ग्राफिन फोलिकल। लेकिन आपने याद रखना है, बट बहुत सारी प्राइमरी फोलिकल्स बनी हैं, बट ओनली वन ऑफ दीज फोलिकल्स कंटिन्यू टू ग्रो विद इट्स प्राइमरी ओवोसाइट एंड बिकम मैच्योर फोलिकल। बहुत सारी प्राइमरी फोलिकल बनी है, लेकिन उनमें से एक ही फोलिकल बेटा अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाएगी और अपने प्राइमरी ओवोसाइट के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर बेटा? मैच्योर फोलिकल या ग्राफिन फोलिकल के अंदर, जिसे वेजिकुलर फोलिकल कहते हैं। बाकी जो प्राइमरी फोलिकल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? डीजनरेट। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी फोलिकल तक तो प्राइमरी वो साइट होगा, जब सेकेंडरी फोलिकल और ग्राफिन फोलिकल बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा? सेकेंडरी वो साइट होगा। और जब देखें बाकी एक तो कन्वर्ट होगी ग्राफिन फोलिकल में, बाकी जो हमारे पास फोलिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? अंडरगो डिजनरेशन, जिसे क्या नाम देंगे? फोलिकुलर एट्रेशिया का। तो एफएसएच आया, एफएसएच ने बेटा ओवरी में बहुत सारी प्राइमरी फोलिकल्स को स्टिमुलेट किया, जिसके पास प्राइमरी वो साइट था वो कन्वर्ट हुई बेटा ग्राफिन फोलिकल के अंदर। अब ग्राफिन फोलिकल्स के अंदर सेकेंडरी वो साइट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जो बाकी बेटा अब एक एक प्राइमरी वो साइट से एक ग्राफिन फोलिकल बन गई, बाकी जो प्राइमरी वो साइट है वो क्या हो जाएंगे? डिजनरेट हो जाएंगे, इसे कहेंगे फोलिकुलर एट्रेशिया। क्लियर है बेटा ये बात? अब देखिए जो एफएसएच है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा किसको? ग्राफिन फोलिकल को। क्या सेक्रेट करें? एस्ट्रोजन। हमें पता है कि एफएसएच आता है तो ग्राफिन फोलिकल कौन सा हार्मोन बनाता है? एस्ट्रोजन बनाता है। अब एस्ट्रोजन क्या काज करेगा? एस्ट्रोजन बेटा एक तो जाकर हमारे पास सर्वाइकल म्यूकस को थिन और क्रिस्टलाइन करेगा, और दूसरा क्या करेगा बेटा? वेस्कुलराइजेशन करवाएगा किसकी बेटा? यूट्राइन वॉल की। ठीक है, जो एस्ट्रोजन बेटा हमारे पास ग्राफिन फोलिकल से आएगा वो यूट्राइन वॉल की वेस्कुलराइजेशन करवाएगी, थिकनेस में इजाफा करेगा। एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक किसके लिए होता है बेटा? एफएसएच के लिए। एस्ट्रोजन हैज अ नेगेटिव फीडबैक अपॉन द फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन आ चुके मतलब ग्राफिन फोलिकल बन चुका है, एक सेकेंडरी ओसाइट बन चुके हैं। अब मजीद प्राइमरी फोलिकल्स को आपने स्टिमुलेट नहीं करना, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा बेटा? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक देगा। देयरफॉर एन एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन राइज। जैसे बेटा हमारे पास एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में राइज करती है तो एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन बेटा एफएसएच की प्रोडक्शन को रोकता है। तो जितना एस्ट्रोजन बढ़ेगा उतना एफएसएच क्या हो जाएगा? कम। एंड दिस स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, जब एफएसएच कम होगा और एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये स्टिमुलेट किसको कर देगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एस्ट्रोजन काज द सर्वाइकल म्यूकस टू थिन एंड क्रिस्टलाइन। ये भी मैंने बात बताई थी कि एस्ट्रोजन क्या करते हैं बेटा? सर्वाइकल म्यूकस को थिन और क्रिस्टलाइन कर देते हैं। दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस, ताकि बेटा स्पर्म कहां पहुंच सके? यूट्रस में। नेक्स्ट आपने याद रखना है, जब एस्ट्रोजन क्या करेगा? एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, तो एलएच क्या करेगा? इंड्यूसेस ओवुलेशन। ओवुलेशन करवाएगा,
रप्चरिंग ऑफ मेच्योर फोलिकल होगी, ग्राफिन फोलिकल रप्चर हो जाएगा और रिलीज होगा सेकेंडरी ओवोसाइट। ठीक है, अब जो बेटा हमारे पास जो रप्चर्ड फोलिकल है, एलएच उस रप्चर्ड फोलिकल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के अंदर या येलोइश ग्लैंडुलर मैस के अंदर, जिससे आप क्या नाम देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम का। तो जो एलएच है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक तो ओव्यूलेशन करवाएगा, सेकेंडली बेटा हमारे पास कॉर्पस जो ल्यूटियम है उसको बनाएगा और प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर उस कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा, मेंटेन। तो ये जो हमारे पास फेज चलिए बेटा, दिस इज नोन एज फोलिकुलर फेज। ठीक है, इसे आप प्रोलिफरेटिव फेज का नाम भी देते हैं, एस्ट्रोजन फेज का नाम भी देते हैं बेटा, और प्री ओवुलेटरी फेज का नाम भी देते हैं, जिसमें बेटा एफएसएच आता है, प्राइमरी फोलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, ग्राफिन फोलिकल बनता है। जो बाकी देखें, एक प्राइमरी फोलिकल कन्वर्ट हो जाएगा एक ग्राफिन फोलिकल में, बाकी जो प्राइमरी फोलिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे, इसे कहेंगे फोलिकुलर एट्रेशिया। एफएसएच स्टिमुलेट करेगा ग्राफिन फोलिकल को, तो एस्ट्रोजन बनेगा, एस्ट्रोजन एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक देगा और एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, दिस इज द फोलिकुलर फेज। ठीक है, और एस्ट्रोजन का इफेक्ट किस पर होता है, यूट्रस पर वैस्कुलराइजेशन होगी, थिकनेस होगी, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको थिन और क्रिस्टलाइन कर देगा। क्लियर है बेटा ये बात? तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन। और सेकंडली बेटा हमारे पास जब एलएच बढ़ेगा, एलएच की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ओवुलेशन हो जाएगी, ल्यूटिनाइजेशन हो जाएगी, तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, ल्यूटियल फेज। क्लियर है बेटा? अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम बन चुके हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बेटा क्या सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन कहां एक्ट करेगा, एस्ट्रोजन प्राइम्ड इंडोमेट्रियम पर। एस्ट्रोजन ने बेटा इंडोमेट्रियम को थिक किया था, कार्पस ल्यूटम से सेक्रेट होने वाला प्रोजेस्टेरोन भी वहां एक्ट करेगा और प्रीपेयर करेगा बेटा इंडोमेट्रियम को फॉर द इम्प्लांटेशन। कैसे बेटा, वैस्कुलराइजेशन करवाएगा, ग्लैंडुलराइजेशन करवाएगा, ग्लैंड्स को क्वाइल करेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज द कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यू टू सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम बेटा प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता रहेगा, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी जब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है बेटा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं इफ द स्पर्म डज नॉट फ्यूज विद द सेकेंडरी ओवोसाइट, अब अगर स्पर्म बेटा आकर सेकेंडरी ओवोसाइट को फर्टिलाइज नहीं करता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो कार्पस ल्यूटियम बिगिन टू डिसइंटीग्रेट, तो कार्पस ल्यूटियम डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी और कार्पस एल्बिगेन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। अब प्रोजेस्टेरोन ने इंडोमेट्रियम को पकड़ा हुआ था, जो सपोर्टिंग एक्शन था प्रोजेस्टेरोन का ऑन द इंडोमेट्रियम, वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोड़ देगा बेटा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अपना इफेक्ट, तो इंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी और क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्रेटरी फेज के अंदर दोबारा से क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट इंप्लांट हो जाएगा किसके अंदर, इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के अंदर, और प्रेगनेंसी डेवलप रहेगी। और प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से आने वाला प्रोजेस्टेरोन। जब तक बेटा प्लेसेंटा डेवलप नहीं होगा, प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरोन डेवलप करेगा, सॉरी मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, जो कहां से आ रहा है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम से। एंड वंस द प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड, तो फिर प्लेसेंटा क्या सेक्रेट करना स्टार्ट कर देगा, प्रोजेस्टेरोन, और कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा, प्लेसेंटा से आएगा। तो पहली फेज मेंस्ट्रुएशन फेज थी, दूसरी फोलिकुलर फेज और तीसरी सेक्रेटरी फेज। ठीक है, फोलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन होनी होती है, तो इसलिए बेटा फोलिकुलर फेज को प्री ओवुलेटरी फेज का नाम देते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद सेक्रेटरी फेज है तो इसे पोस्ट ओवुलेटरी फेज का नाम देंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो फोलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं और सेक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास बर्थ है, वैसे ही आपके एमटी कैट का टॉपिक नहीं है, लेकिन हार्मोनल जो कंट्रोल है बेटा वो आपको आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास टोटल जो गेस्टेशन पीरियड या बर्थ बेटा, हमारे टोटल जो प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड है कितना होता है, 280 डेज या 9 मंथ का। अब इस टोटल जो गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी है, इसको मेंटेन कौन करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द प्लेसेंटा। शुरू में कहां से आते, कॉर्पस ल्यूटियम से, और जब प्लेसेंटा बन जाते तो प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा, प्लेसेंटा से आएगा। और जब बेटा 280 डेज कंप्लीट हो जाने होते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी आर द बर्थ। अब आपने याद रखना बेटा कि जो मदर सर्कुलेशन है, मेटरनल जो हमारे पास बॉडी है या मेटरनल जो ब्लड है, ये कनेक्टेड होता है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा बेटा हमारे पास मदर सर्कुलेशन से ब्लड लेकर जाता है किसके पास, फीटल सर्कुलेशन के पास। और प्लेसेंटा बेटा एम्ब्रियो या फीटस के साथ कनेक्टेड होता है किसके थ्रू बेटा, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू। तो आपने याद रखने के मदर से जो प्लेसेंटा आ रहा है, मदर सर्कुलेशन से, मेटरनल सर्कुलेशन से, वो एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड है किसके थ्रू, इस कॉर्ड के थ्रू, जिसे कहते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड और नेवल स्ट्रिंग। अब देखें, आपने याद रखना है कि हमारे पास प्लेसेंटा से मैटरनल सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब मैटरनल सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा से हमारे पास एक वेन निकलेगी जिसे कहेंगे हम अम्बलाइकल वेन, एक ही होती है। तो अम्बलाइकल वेन बेटा प्लेसेंटा या मैटरनल सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं किसके पास, एम्ब्रियो के पास। एम्ब्रियो क्या करेगा, उससे ऑक्सीजन ले लेगा और उसके अंदर क्या डाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है वो एम्ब्रियो या फीटस के हर्ट के पास चला जाएगा, फीटल हर्ट के पास। और फीटल हर्ट जस्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। और जब वो पंप करेगा बेटा, तो हमारे पास दो आर्टरीज हैं जिनका नाम है अम्बलाइकल आर्टरीज। ये दो अम्बलाइकल आर्टरीज बेटा एम्ब्रियो से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेकर आएंगे, प्लेसेंटा के पास। और
मदर सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। तो याद रखें बेटा कि हमारे पास मेटरनल सर्कुलेशन से एम्ब्रियो के पास, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके थ्रू जाते हैं, अम्बलाइकल वेन, और वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू आते हैं। तो अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और अम्बलाइकल जो आर्टरीज हैं दो बेटा, ये कौन सा ब्लड कैरी करते हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। और जो हमारे पास फीटल हार्ट है वो जस्ट कौन सा ब्लड पंप कर रहा है, जस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। नेक्स्ट आपने याद रखना है बेटा कि हमारे पास पिट्यूटरी मेमोरी ग्लैंड कैसे तैयार होते हैं फॉर द लैक्टेशन। तो पिट्यूटरी जो हमारे पास इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से आएगा ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा, प्रोलैक्टिन। और बेटा हमारे पास ल्यूटियोट्रोफिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं, कहाँ एक्ट करेगा, मेमोरी ग्लैंड पर। और बेटा प्लेसेंटा से कौन सा आएगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। कौन सा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये भी कहाँ एक्ट करेगा, मेमोरी ग्लैंड पर। मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मिल्क, जिसे कहेंगे लैक्टेशन। तो एलटीएच मतलब ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटल जो लैक्टोजन है, ये बेटा स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को फॉर द मिल्क प्रोडक्शन और द लैक्टेशन। आपने याद रखने के बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब थर्ड मंथ स्टार्ट होते बेटा प्रेगनेंसी का, तो बेटा आप ह्यूमन एम्ब्रियो को क्या नाम देते हैं, फीटस का नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज है कि बेटा आप एम्ब्रियो को फीटस का नाम कब देंगे, जब बेटा हमारे पास प्रेगनेंसी का थर्ड मंथ स्टार्ट होगा। और जो बेटा हमारे पास 12th वीक ऑफ गेस्टेशन है, पहले जो 12 हफ्ते हैं बेटा प्रेगनेंसी के, उसमें बेटा आर्गन फार्मेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। 12th वीक ऑफ गेस्टेशन तक आर्गन की फार्मेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हो जाएगी, कंप्लीट। जो बाकी रिमेनिंग वीक्स ऑफ गेस्टेशन रह जाएंगे, उनके अंदर बेटा क्या होगी, बेटा ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रोथ इंडिविजुअल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, हमारे पास डिलीवरी होती कैसे है कि जब बेटा प्रेगनेंसी के 280 डेज क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं, तो बेटा फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आता है, एसीटी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन आएगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके पास जाएगा बेटा, ये स्टिमुलेट करेगा फीटल एड्रीनल ग्लैंड को। एसीटी जाकर स्टिमुलेट करेगा फीटल एड्रीनल ग्लैंड को, और एड्रीनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब देखिए ये कोर्टिकोस्टेरॉइड बेटा हमारे पास क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को, और कहाँ चला जाएगा, मैटरनल सर्कुलेशन में, मदर के ब्लड में। वहां जाकर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो फीटस से आए बेटा, उसने मैटरनल सर्कुलेशन में आकर प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को रोक दिए। अब प्रोजेस्टेरोन की जब प्रोडक्शन कम होगी तो मतलब प्रेगनेंसी तो मेंटेन नहीं रहनी, डिलीवरी होनी है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होना है। तो डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देता है किसको, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन को। तो जब प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होता है बेटा, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बेटा ब्लड में। ऑक्सीटोसिन कहाँ जाता है बेटा, एक तो सर्विक्स के पास जाएगा तो सर्विक्स को डायलेट करेगा, और दूसरा बेटा हमारे पास इंड्यूस करेगा लेबर पेन। जो हमारे पास मायोमेट्रियम है यूट्रस में, वहां पर हमारे पास ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन जाकर बेटा मायोमेट्रियम जो है के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या करवाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाएगा, तो लेबर पेन इंड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास लेबर पेन के इंड्यूस होने से और सर्विक्स के डायलेट होने से क्या हो जाती है बेटा, डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी और द बर्थ। क्लियर है बेटा ये बात। अब देखिए जब डिलीवरी हो जाती है तो फिर जो डॉक्टर होता है या जो नर्स होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को लाइगेट काट देती है, ठीक है। तो विद इन 10 to 45 मिनट्स जो प्रोसेस होते हैं इसे कहते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ का मतलब क्या बेटा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो प्लेसेंटा है बेटा वो यूट्रस से डी अटैच होकर वेजिना के थ्रू क्या चला जाएगा, बाहर। तो प्लेसेंटा का बाहर जाना और सेपरेट होना क्या कहलाते हैं, आफ्टर बर्थ। और कितने मिनट्स में होता है ये, 10 to 45 मिनट्स के अंदर। और इस प्रोसेस को आफ्टर बर्थ का नाम देते हैं। और इस बेटा इस दौरान जो एवरेज लॉस ऑफ ब्लड है बेटा वो कितने हैं, 350 सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड कितना होता है बेटा, 350 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर बेटा ये बात। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, ठीक है, जिसमें गोनोरिया है, सेफिलीज है, जेनिटल हर्पीज और एड्स। पहले जो दो हैं बेटा ये तो हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, गोनोरिया और सेफिलीज। जेनिटल हर्पीज और एड्स के बेटा वायरल हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब जो गोनोरिया बेटा, इसमें जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसका नाम है नजीरा गोनोरिया। क्या नाम है, नजीरा गोनोरिया। गोनोरिया इज काज्ड बाय द नजीरा गोनोरिया। अब देखें टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन असल में जो नजीरा गोनोरिया है बेटा दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, क्योंकि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो हमेशा बेटा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। अब देखें नजीरा गोनोरिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करता क्या है, इट इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिथ्रा की म्यूकस मेम्ब्रेन को बेटा इफेक्ट करता है, जिससे यूथराइटिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा। इससे क्या हो जाता है बेटा, पेनफुल यूरिनेशन होती है। जब बेटा पेशाब छोटा आता है तो दर्द होता है। पस का डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द पेनिस इन मेल, और वजाइनल डिस्चार्ज किस में होगा, फीमेल के अंदर। अच्छा, न्यू बॉर्न जो इन्फेंट्स है मे पास थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल। अब देख जब इफेक्ट जो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल जो वजाइना है उसमें से जो नए इन्फेंट्स बेटा ड्यूरिंग द डिलीवरी गुजरेंगे तो उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे बेटा सीरियस आई इन्फेक्शन बेटा बच्चों के अंदर हो जाता है ड्यू टू द नजीरा गोनोरिया। क्लियर है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, दिस एंटीबायोटिक। अब बैक्टीरियल डिजीज है तो आप एंटीबायोटिक हैं।
अब सेफलीज बेटा देखें, सेफलीज किसके थ्रू होते हैं? स्पायरोकीट बैक्टीरिया के थ्रू, जिसे ट्रैपोनेमा पैलिटम कहते हैं। ये भी कैसे स्प्रेड होगा? बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब स्पायरोकीट मतलब ट्रैपोनेमा पैलिटम क्या करते हैं? डैमेज करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। रेड पेनलेस लीजन हो जाती है ऑन पीनस और वजाइना, पेनलेस रेड लीजन्स हो जाती हैं, जख्म हो जाते हैं पेनस और वजाइना के ऊपर। आइस, बोन्स, ज्वाइंट्स, सीएनएस, हार्ट और स्किन, ये भी क्या हो जाते हैं बेटा? डैमेज हो जाते हैं। किस वजह से? ट्रैपोनेमा पैलिडम की वजह से। नेक्स्ट बेटा जेनिटल हर्पीज है। जेनिटल हर्पीज बेटा हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस है जो कि जेनिटल हर्पीज काज करता है। ये भी स्प्रेड कैसे होगा? बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब जेनिटल हर्पीज क्या करते हैं? इट काज द इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब पीनस या वेजाइना का इन्फेक्शन हो जाता है। और बेटा जेनिटल सोरनेस, ठीक है, जेनिटल सोरनेस और अल्सर काज करता है कहाँ बेटा? इफेक्टेड एरिया में, ठीक है। पेनस या वजाइना में क्या होगी? पहले सोरनेस होगी और फिर क्या हो जाएगा? अल्सर बन जाएगा। और बेटा हमारे पास जेनिटल हर्पीज डैमेज करता है टू द आईज एंड द सीएनएस ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स की जो सीएनएस या आईज होंगी बेटा वो डैमेज हो जाएंगे, किस वजह से? जेनिटल हर्पीज की वजह से। अब एड्स के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दिस इज एक्यूर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसकी वजह से होता है बेटा? एचआईवी वायरस की वजह से। स्प्रेड कैसे होगा? बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है, जो लिम्फ नोड्स हैं बेटा नेक ग्राइन के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपने बेटा पढ़े हुए हैं। तो बेटा हमारे पास जो एड्स हैं, ठीक है, या जो भी वायरल डिजीज है उसके लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, एआरटी पढ़ते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। तो बेटा हमारे पास एंटी रेट्रो जो वायरल थेरेपी है उसके अंदर बेटा आप एंटी वायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे उसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो हमारा जितना भी टॉपिक था यूएचएस का रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिए। अब भी अगर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मैं वैसे डिटेल में पढ़ा चुके हैं, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रिलेटिंग टू एनी टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।